अस्सलामु अलैकुम। आपको मैंने कहा था ना कि अगले दिन मसला हो जाएगा क्योंकि ऑडिट वाले यहाँ से निकल रहे होंगे। कल तो गुंजाइश बन गई थी कि वो पहले फ्री हो गए थे, फिर उस कमरे में अवाम जो है वो मौजूद है और ख़वातीन की सीट्स पूरी हो गई हैं। ओह, जो सबसे एंड वाली रो में बैठेगा वो फिर फंस जाएगा क्योंकि कल ये पूरा जोन ख़वातीन का था। तो जो इमीडिएट पीछे वाली रो है वो लोग फंस जाएंगे क्योंकि फिर ज़ाहिर है जी हाँ, दोनों जेंडर्स पे 5 अप्लाई कर देंगे, लेकिन कोटा तो ख़वातीन की जो नशिस्तें हैं उस कोटे पे तो अगर वो लोग बैठेंगे तो इस वक्त ये कल पिलर तक ख़वातीन थी गालबन। हाँ, तो उस कोटे के अंदर हर कोटे के अंदर 5 ज़रूर फॉलो करेंगे, लेकिन जो है ना वो मिस एलोकेशन तो ख़तरनाक है। एक रो तो कम से कम ख़वातीन के लिए, बल्कि पिलर से आगे आगे तक तो ख़वातीन थी कल, या बॉयज़ थे कहीं? पिलर तक नहीं थे ना बॉयज़, तो पिलर तक की जगह वो ख़वातीन के लिए मखसूस हुई है। तो पहले एक रो फ्री करते हैं, फिर देखते हैं गुंजाइश। इस टाइम पे जो है ना उन्होंने कहा सर अगर ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाए। नहीं, आप इंतकाम ले रहे हैं, आप ना वो डरा रहे हैं कि ऑनलाइन नहीं देंगे ना। मसला ये है कि पहले दिन जब ऑनलाइन कह देना तो आपने कहना ऑनलाइन है, अगस्त में पढ़ूंगा, अगस्त में सोचना अगस्त के एंड पे पढ़ूंगा, फिर सोचना पेपर से पिछले 2 दिन पढ़ूंगा, फिर पढ़ना ही नहीं। तो अब क्या हालात हैं? वही वाली बात, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। 4:15 के आए हुए हैं, तो आप अच्छे खासे तगड़े नौजवान हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि आप 4:15 के आए हुए हो और आपको अभी तक किसी ने कुर्सी तक पहुंचने ही ना दिया हो? अच्छा, ये भाई ने रास्ता रोका हुआ था। वो भाई का की सेहत देखें, वो कांगड़ी से भाई हैं, इतने तगड़े भाई। शाबाश। तो असल में जब आप कुर्बानी दे देते हैं, उन्होंने कहा भाई ने कहा था कि मतलब भाई को जगह चाहिए थी, मैंने भाई को जगह दे दी। तो या तो कुर्बानी देते नहीं हैं, या देते हैं तो फिर उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंस रहते हैं ना। हाँ जी, मेरे ख्याल में यहाँ क्या फोल्डिंग है हमारे पास? वो कहाँ गए? फोल्डिंग कोई नहीं है, कुर्सियाँ भी फारिग हो गई। ओह, बच्चे जज्बाती हो, कह रहे हम खड़े होके पढ़ेंगे। नहीं, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मेरे ख्याल में 2-3 बंदे तो स्टेज पे टांगे लटका के दूसरी तरफ मुंह करके भी बैठ सकते हैं, अगर वो सिर्फ सुन रहे हो। मतलब खड़े होने से तो बहरहाल बेहतर है। दरिया बिछाए। 2012 में हम एक ऑडिट की क्लास कराते थे, तो उसमें ये होता था कि बच्चे बाहर चप्पलें उतार के, जूते उतार के आते थे और ज़मीन पे दरियाँ बिछी हुई होती थी और लोग बैठते थे, क्योंकि कुर्सियों समेत कमरे में पूरे नहीं आते थे। लेकिन वो ज़रा ज़्यादा ही हो जाएगा। अब वक्त बदल गया, अब बच्चे उतने पढ़ने वाले नहीं रहे, जूतियाँ चोरी हो जाए। नहीं, लेकिन एक मिनट, तो कल भी इन्हीं कुर्सियों के साथ हम एडजस्ट हो गए थे, ये बंदे बढ़ गए हैं। कल ओरिएंटेशन थी तो लोगों ने सोचा अभी तो पढ़ाई की बात ही नहीं होगी। ओह, और असल में हमारे पास दूसरे कैंपस में जो 300 वाला कमरा है, लेकिन वो फिर बॉयज़ ओनली कैंपस है, तो वो हम फिर उस तरफ जाना भी मुश्किल था। लेकिन ये कुछ और मुझे लग रहा है, कोई एक आध लेन की बरकत आउट हुई है। असल में क्लास का मसला नहीं है, हमने कैंपस एलोकेट कर दिया ना। एक कैंपस में ख़वातीन के लिए कॉमन रूम है, बाकी फैसिलिटीज़ हैं, तो फिर मतलब वो उसका क्लास स्पेसिफिक ताल्लुक नहीं है, उसका एक पूरा कैंपस क्या फैसिलिटेट करा उसके हिसाब से। इधर हमने ऊपर का फ्लोर पूरा हवाले किया हुआ है ख़वातीन के, तो ये तो मामला गड़बड़ है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के रूल पे क्या होना चाहिए? जो लोग देर से आए हैं उनको फिर अगले दिन थोड़ा सा और टाइम पे आना चाहिए, और आज जब बच्चे फ्री हों तो उनसे पूछना चाहिए कि क्या पढ़ाया सर ने। ये तो दिल्ली का मसला रहेगा जब तक हम रिकॉर्डिंग ना दे दें। सही बात है, गुस्सा खा जाए, आज से रिकॉर्डिंग देना शुरू कर दें। मैं कहता हूँ यकीन करें, ये रिकॉर्डिंग ना देना मेरा डिसीजन ही नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि सेम डे रिकॉर्डिंग आ जानी चाहिए।
लेकिन उसके बाद बच्चे कहते हैं कि हाँ ठीक है रिकॉर्डिंग आ गई, अब हम तसल्ली से पढ़ेंगे। वो तसल्ली आउट हो जाती है, कम से कम एक सीरियसनेस तो नज़र आ रही है। लेकिन मैं आज जो है ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो है ना इस मामले को रखता हूँ कि भाईजान जो है ना ये नहीं, असल में बात ये है कि हाँ, चेयरमैन के पास तो एक इजाफी वोट ही होता है, वो तब होता है जब वोट टाई हो जाए। क्योंकि मैं तो क्लासों में होना है, जिन्होंने इंतज़ामिया संभालनी है उनसे ही मुझे मुशावरत करनी है ना कि हाँ भैया बताएं अब क्या करना है। एसएमसी वाली कंपनी में डायरेक्टर्स नहीं होते, होते हैं, लेकिन सब कुछ होता है भाईजान। ये असल में आपको ऐसा लग रहा होता है, जब मैं यहाँ हूँ तो फ्रंट ऑफिस में कौन क्या डील कर रहा है मैं तो उसे देख भी नहीं रहा। किसी भी जगह बच्चों को सही सहूलियात मिल रही है नहीं मिल रही। लाइब्रेरी में इस टाइम पे बच्चों को निकाला तो नहीं जा रहा, मैं तो क्लास में, मुझे तो नहीं पता। तो हमें पे कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को ऐड करना होता है जाके वो निज़ाम को देखें, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बेचारा क्लास में पढ़ा रहा होता है। तो इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है। तो आप लोगों को लगता है ना अगर सोल प्रोप्राइटरशिप हो फिर तो सारी चीज़ें रुकी हुई हों, अगर मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो तो ऐसे में फिर ये है कि जो बच्चे फिर देर से आए हैं उनको फिर देखिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, आते जाते रहिएगा आप लोग जो है ना वो बीच में नहीं तो फिर कम से कम अगर आप में से कुछ चूज़ कर रहे हैं खड़े होने वाला तो फिर वो मामला ऐसा हो कि फिर जो बैठे हुए हैं वो बेचारों को परेशानी ना हो। ये जो दरमियान में यहाँ इस तरह का गैप है पिलर के साथ साथ, उसमें आप लोग एडजस्ट हो सकते हैं। आप में से 2-3 लोग अगर यहाँ आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, बल्कि थोड़े ज़्यादा भी आ सकते हैं। असल में इसमें थोड़ा सा तकद्दुस को भी हाँ थोड़ा ख्याल रखना ज़रूरी है। लें जी पीछे असल में उधर इस टाइम पे आपने मुर्गिन देखा, वहाँ कुर्सियाँ रखी जा चुकी हैं, जो खाली जगह थी वो इस वक्त पूरी हुई है। नहीं जी, 1-2 और बच्चों ने भी कहा कि जी हमारे साथ ये जो कुर्सी के साथ ये इतना बड़ा सा बाजू है इस पे भी बैठने की ऑप्शन है, लेकिन एक बहुत ही कमज़ोर सा बच्चा पता लगे वो बाजू भी टूटा हुआ और जो है ना ठीक है, वो भाई कह रहे मेरा व्यू खराब हो गया। आपने थोड़ा सा उधर होके देखा है कि वहाँ से व्यू क्या होता है 2 सरों के दरमियान से जब आप झांक रहे हो। मुश्किल हालात में हमने कौम के साथ समझौता करना होता है। पता है अगर समझौता नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर हमें रूल रखना पड़ेगा कि अच्छा जिसके पास कार्ड होगा, जिसका एडमिशन होगा उसी को आने देंगे, तो फिर सारे परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मुश्किल हालात में एक दूसरे के साथ समझौता बड़ा ज़रूरी है। इन्होंने कि गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, आगे गुंजाइश निकल आएगी। क्या हमारे पास कुछ पतली कुर्सियां हैं, कुछ कहीं ना कहीं से रूम 2B टाइप वाली वो है, लेकिन यहाँ आगे करके भी कितनी जगह निकलनी है। तो देखिए अगर ये आगे वाले थोड़ा थोड़ा सा पीछे करके किसी तरह से एक लेन का गैप निकल आए तो 5-6 बच्चे और एडजस्ट हो सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं हम आगे आगे करते रहते हैं ताकि पीछे जगह निकल आए, ये भी सही है। देखिए फिर जितना जितना आगे कर सके। एक है जी ये कि इसके फ़ौरन बाद यहाँ क्लास नहीं है तो हमारे पास थोड़ा क्वेश्चन है। इस वक्त हमें एक आलमी भाईचारे का मुजाहरा करना है। हाँ, कल से ये वाली रो को भी थोड़ा सा आगे करने की कोशिश करते हैं, हो तो सकती हैं, देख लें। अगर आप ख़वातीन ने भी जो है ना मुजाहरा किया हमदर्दी का, उन्होंने कहा जी हम भी रोज़ आगे करते हैं तो शायद पीछे एक रो बन जाए। पंखे कहाँ गए? यहाँ एक पंखा होना था, क्लासेस शुरू होने से पहले यहाँ एक पंखा अप्रूव हुआ था। ये चलाने से शायद थोड़ी सी हवा रेगुलेट हो जाए। ये पंखे का बटन इधर तो नहीं है, मेरे ख्याल में पीछे है शायद, कहीं इधर है। ये जो रेगुलेटर हैं ये देखें क्या इससे कुछ बनता है, चल पड़ा, अरे वाह छा गई।
हाँ जी, क्या आप सारे सेटल हो गए? एक दो लोग ऐसे हैं जो बहुत ही लेट थे। चलें ठीक है। दो बच्चे भी आए जी, दो बच्चे अभी आए दो बच्चे अभी आए हैं। आप ये देखें ना, ये लोग भी तो देखें कब तक आते रहते हैं। चलें, मैं ये आज के हालातों वाक़यात के साथ जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने जो है ना ये रखूँगा, चूँकि मैं वाकई मानता हूँ कि पहले दिन से हम YouTube पे साथ साथ दे दें, लेकिन होता यही है कि इससे पहले भी जब हम इस तरह से YouTube पे देते रहे हैं तो लोग उसको फिर संभाल के रख लेते हैं कि चलो ये मुसीबत में कभी काम आ जाएगा, और फिर वो उसका उतना फ़ायदा नहीं होता। इससे ना कम से कम फिज़िकल हम जितना ज़्यादा लोगों को बुला सकें, उसका मकसद ये है कि कम से कम जो डेली आ रहे हैं ना, एक हैपनिंग है। आप घर बैठ के कभी भी वीडियो पे जब लेक्चर देख रहे होते हैं तो वो सीरियसनेस नहीं होती जो अपने इर्द गिर्द इतने सारे लोगों को देख के आती है कि ये सारे पढ़ने आए हुए हैं, और ये सारे वो लोग हैं जो फेसबुक पे जाएं तो एक तूफ़ान मचा हुआ होता है वहाँ पे, और यहाँ कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे को अकोमोडेट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस क्लास में, जी अभी आ रही है आवाज़? तो हमने जो है ना वो आज इंसानी रवादारी, इंसानियत और जो है मुसावात का एक बड़ा अच्छा वो देखा। ख़वातीन हज़रात दोनों साइड से सब लोगों ने जो है ना अपनी गुंजाइशें निकाली, उन्होंने कहा जी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ सकें, और वो जो खड़े हुए थे बच्चे उनको बैठने की जगह मिल गई, जिससे मेरा भी दिल थोड़ा सा वो, चूँकि बहुत घबराहट हो रही थी कि इतने सारे बच्चे खड़े हुए हैं। ऑल्दो कभी सोचा कि जिस वक्त आप सब बैठे हुए होते हैं मैं तो मुसलसल खड़ा हुआ होता हूँ और चल भी रहा होता हूँ। तो बहरहाल ये है कि हमारे दिल में आपकी रिस्पेक्ट है कि आप लोगों को बैठने की जगह ना मिले तो दिल मानता नहीं है कि ये बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन जो फिर भी बहुत ही लेट आया, जैसे वो एक भाई अभी भी जो है ना, नहीं वो टीए भाई से पीछे, ठीक है। तो वो कहने का मतलब है कि ऑल्दो खड़े होके भी अगर क्लास ली जाए और उससे फ़ायदा हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। समटाइम पुराने ज़माने में भी ऐसा होता था जब ऑनलाइन क्लासें सिरे से नहीं होती थी, लेकिन इस वक्त जो है वो आपका तकद्दुस हम पे वाजिब है। तो कोशिश ये करेंगे कि जब तक आपके पास बैठने की गुंजाइश हो, एक तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाला आपने भी याद रखना है प्रिंसिपल। दूसरा, ये घड़ी थोड़ी सी पीछे है, कल इसको भी हम थोड़ा सा आगे रखेंगे ताकि मैं इसके हिसाब से, मैंने जब ऑलरेडी की क्लास ख़त्म की तो 5 मिनट ऊपर हो चुके थे, जबकि ये तकरीबन पूरा टाइम बना रही थी। तो मैं कोशिश करूं कि उनको भी अच्छे टाइम से फ्री कर दूं, आप लोग फिर आएँ। ऑल्दो ज़ाहिर है उनका भी एक बड़ा सिलेबस है तो उसको टाइम पे फ्री करना मुश्किल होता है, या हम इस क्लास के टाइम को थोड़ा सा ऑफिशियली आगे कर लें। हम इसको कह दें कि ये 35 पे स्टार्ट हो रहा है या 40 पे स्टार्ट हो रहा है। हम सेटल होने का टाइम का मार्जिन बीच में रखें, ठीक है? तो बस फिर आपने जहन में रखना है कि ये क्लास जो है वो 4:40 पे स्टार्ट होती है, ठीक है? तो उससे ये है कि हमें थोड़ा सा सेटल होने का वो सारा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि पढ़ने से पहले हम तो पहले सेटल होने के बारे में सोच रहे होते हैं। डन जी, ठीक है जी। इन्होंने कहा कि जी अगर बॉयज़ कैंपस में क्लास हो और हम क्लास करके फ़ौरन से वापस आ जाएं, और अगर वहाँ पे ना बैठा जाए क्योंकि वहाँ लाइब्रेरी ख़वातीन की नहीं है, वहाँ पे कॉमन रूम ख़वातीन का नहीं है, तो इसके ऊपर भी मैं फिर जो है ना वो एग्जेक्टिव कमेटी में इस पॉइंट को भी रखता हूँ, क्योंकि तकरीबन वहाँ पे एक क्लास इस वक्त एमएफए की चल रही होती है, जो अभी हमने रूम चेंज किया क्योंकि उधर एक और रूम छोटा में क्लास हो रही होती थी, तो वहाँ हमने उसे लाइब्रेरी बनाया हुआ है, और इस टाइम पे उसके साथ हमारा क्लैश भी है। सर को एमएफए की क्लास एमएफए की रूम नहीं हो जाए तो फिर आपकी सोच है कि जो लाइब्रेरी वाले बच्चे इस वक्त सर फाड़ रहे होते हैं, इस वक्त 6 कमरे लाइब्रेरी के तौर पे मुख्तस हुए हुए हैं, 14-15 एसी सुबह से लेकर रात तक ठकाठक उन बच्चों के लिए चलते रहते हैं, और हर दिन मुझे धमकी आमेज़ ईमेल आ रही होती हैं कि क्योंकि संडे को हमें जगह नहीं मिली तो आप लोग जो है वो बड़े बुरे लोग हैं, और वो इस तरह से करके। या एक कैंपस में सुबह 6 बजे लाइब्रेरी स्टार्ट हो जाती है, रात 10 तक जाती है। इस कैंपस में भी रात 12 बजे तक भी ओपन हो जाएगी और आगे चल के रात 2 बजे तक भी रहेगी। ऊपर वाला जो रूम है ना, दूसरे कैंपस का वो वाला ओपन करवा दें 10 बजे तक। ऊपर वाला जो रूम है छोटा, हमने तो छोटे के बजाय बड़ी कैपेसिटी वो कर दी थी। खैर गलत जगह पे हमने गलत डिबेट शुरू कर दी, क्योंकि आप लोगों का पेट कभी भी नहीं भरना, ठीक है? उस कैंपस में 2 कमरे, इस कैंपस में 4 कमरे,
इस वक्त लाइब्रेरी के तौर पर बच्चों को कमरों का पता भी नहीं है एग्जैक्टली। एक बॉयज़ की 150 की लाइब्रेरी है इधर, एक गर्ल्स की ऊपर 50 की लाइब्रेरी है। वो आप लोगों ने जोन नहीं देखा, वो भी 50 की लाइब्रेरी है। गर्ल्स का एक टेस्ट रूम है जो इस वक्त टेस्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी बना हुआ है, उसमें भी कोई 15-20 की गुंजाइश है। बॉयज़ का एक टेस्ट रूम है, उसमें 30-35 की गुंजाइश है। उस कैंपस में एक 95 का रूम और एक तकरीबन 40 के करीब की कैपेसिटी का रूम, ये इस वक्त है ही है। उसके अलावा रूम 2 भी इधर कैंटीन के पास वाला, वो शाम के करीब लाइब्रेरी का प्लान है। जब जब मौका मिले तो हम ऐड तो करते जाएंगे, लेकिन एक लिमिट ही है ना, एक इदारे की लिमिट है, क्लासें भी तो हो रही हैं। मेरा दिल करता है ये कमरा हर वक्त लाइब्रेरी रहे जी। ये हो जाए तो क्या ही बात है, तो फिर क्लासें नहीं होंगी। तो वीज़ा खास लिमिट तक कर सकते हैं। वो आई कैप जिसको आपने रजिस्ट्रेशन दी हुई है, जो आपसे फीसें लेता रहता है, उसकी लाइब्रेरियों में आप जाते नहीं, या जाते हैं तो वो निकाल देते हैं। तो जो इदारा जिसने लाइब्रेरी के नाम पे पैसे ही नहीं लिए, जिसने आपको पढ़ाने के नाम पे पैसे लिए थे, वो उसके बाद अपने तन मन धन की बाजी लगा के, अपने आप को जला के जितनी भी लाइब्रेरी अवेल कर रहा है, उसके बाद भी आप लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि हम लाइब्रेरी दें ही ना। जब धमकियाँ हमें मेलें सुन देखनी है, सारा कुछ है, तो बहरहाल इस तरह से है। तो उस कैंपस में भी ये मसले हैं कि अभी एक वहाँ पे 2 क्लासरूम्स में से एक क्लासरूम लाइब्रेरी में शिफ्ट हुआ हुआ है, और वो आपने कहा ना जी वो उधर उसमें माइनस कर दें। 1 घंटे के लिए बच्चों को माइनस करना भी ना बर्दाश्त कोई नहीं करता। आप तजुर्बा करके देखिएगा, उस लाइब्रेरी में जाके कहिएगा वहाँ उसका कैंपस में क्लास में मसला है, तो 1.5 घंटे के लिए ये कमरा खाली करना है आपने, बच्चों को सर फाड़ देना है जी। चलें जी, तो एक तो ये है कि मैं थोड़ा सा उस कैंपस के ऊपर भी गौर करता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो क्लासेस के क्लैश की वजह से वो आसान बात नहीं है। दूसरा ये है कि फिर मैं इंतज़ामिया के साथ डिस्कस करता हूँ कि कम से कम हम कंपनी लॉ की वीडियोस कल से अपलोड करना शुरू कर दें, ताकि शायद उन वीडियोस की वजह से थोड़ा सा जो है ना वो लोग जो ज़बरदस्ती इसलिए आ रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो वीडियो अपलोड करने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अब, क्योंकि अगर मैंने पहले दिन बताया था कि 4 दिन बाद अपलोड हो ही जाएगी, तो ये तो वो लोग हैं जो 4 दिन का भी इंतज़ार नहीं करना चाह रहे। MFE क्लास 5 बजे। क्या बात कर रहे, क्या कितना अच्छा होता कि हर इंसान इतना ही एडजस्टेबल होता और इतना ही हर किसी के पास टाइम होता। ठीक, उन्होंने कहा MFE इधर कर लेते हैं। असल में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, हम बड़ी सारी जंगें लड़ने के बाद नतीजे पे पहुंचे होते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से सबसे शाम का टाइम रखा था कि थोड़े से बच्चे आ जाएंगे कमती लॉ में, आप लोग शाम में भी आ गए। तो यही सेशन भर अगर आप लोगों ने पढ़ा होता तो मसले ना होते, लेकिन इस वक्त हम पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर पढ़ाई की बातें करें। मैं आज लेट नाइट सबके साथ बैठ के इसको डिस्कशन करता हूँ कि हम फिर कल से कम इस वाली क्लास की वीडियोस तो अपलोड करना शुरू कर दें। एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग रेगुलर रहें, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग कमरे में आ तो जाएं बेचारे। आज तो आ गए, पता नहीं अब कल क्या होता है। मैंने कहा जी लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं देते, ये अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन इसी टाइम पे कोई और कमरा अवेलेबल भी नहीं है। बड़े सारे मसले चल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये ऐसी ही बात यहाँ से भी कहीं किसी ने की थी, उसको भी एक दफ़ा देखना है। मसला ये है कि उस टाइम पे वो रूम भी अवेलेबल हो। बड़े सारे मसले चल रहे हैं ना, क्योंकि इस टाइम पे हमारे 6 कमरे तो हमने लाइब्रेरियों के लिए मुख्तस किए हुए हैं, उसमें से एक भी कमरा माइनस करें तो बच्चों ने सर फाड़ देना है। बिल्डिंग के कॉल ले लें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास जब पुट्ठे मशवरे आना शुरू हो गए तो बेहतर है कि हम जो है ना वो आगे। अच्छा जी, अब हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, सीरियस हैं, और हमारे पास 11 दिन रह गए और 11 दिन में हमने सारा कुछ पढ़ना है। कमती लॉ का इंट्रोडक्शन देखते हैं, और ऊपर से हमने स्टार्ट करना है पहले ही 2 बड़े चैप्टर से। और ये 2 बड़े चैप्टर्स के साथ दुख ये है कि चैप्टर बड़े हैं, लेकिन जब ICAP की टोटल पिक्चर में देखते हैं तो ज़रूरी उतने ज़्यादा नहीं नज़र आते।
और इसमें भी जब हम स्पेसिफिकली देखते हैं तो 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जो ICAP को ज़रा ज़्यादा पसंद है। फिर इस चैप्टर में एक थोड़ा सा मसला है कि इस चैप्टर के एंड के करीब इन्होंने इनकॉर्पोरेशन के रूल्स देने शुरू कर दिए हैं, जो कि आइडियली चैप्टर 2 के साथ क्लब होने चाहिए। तो होगा ये कि जब हम इनकॉर्पोरेशन वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हम उसको कल के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो आज हम सिर्फ चैप्टर 1 के ऊपर बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 1 का कंपनियां, कंपनियों की कैटेगरीज, डिफरेंट टाइप की कंपनीज और डिफरेंट अथॉरिटीज़। डन, शुरू करते हैं। कहानी जब स्टार्ट होती है तो हमें एक डिस्कशन करनी होती है, जिसके लिए हमें 1 और 3 के स्टैंडर्ड दोनों को अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आज तो कुछ और भी हो जाएगा। 2 देखें ज़रा क्या होता है। कुछ ना कुछ गुजारा मुजारा हो गया। असल में मैं रात इस स्लाइड तक नहीं पहुंच सका, नहीं तो मैंने इसका बैकग्राउंड वाइट करके इन कलर्स को बदल देना था इस कमरे के हिसाब से, क्योंकि मैंने इतनी प्यारी प्यारी स्लाइडें बनाई हुई थी उस कमरे के हिसाब से कि वहाँ टीवी बना हुआ होगा, लेकिन वो हम इधर शिफ्ट हो गए। तो अब आज रात मैं शायद सारी स्लाइडों को रिवैम करने की कोशिश करूँ अगर मौका मिला। कंपनी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं पानी की बोतल आके। अच्छा, एक कंपनी किस तरह से काम करती है? बहुत सारे इंसान मिलजुल के जब एक दूसरे के साथ एक कंपेंडियम बना लेते हैं, कम्बिनेशन बना लेते हैं, और वो बहुत सारे लोग पैसे जोड़ते हैं और अपनी इंतज़ामिया स्किल्स जोड़ते हैं, तो वो एक कंपनी के तौर पे चल पड़ते हैं। एक सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में आपको फ़र्क पता है कि सोल ट्रेडर में एक ही बंदा होता है और पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा मिलके काम कर रहे होते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस का ओनर बनने का तरीका ये है कि या आपके पास पैसे हों या आपके पास स्किल हो। दोनों हों फिर तो बहुत ही तूफानी हो जाएगा। तो कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो स्किल्स लेके आते हैं, कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो कैश लेके आते हैं। कंपनी में पार्टनर बनने के लिए आपको सिर्फ पैसा चाहिए, स्किल्स नहीं चाहिए। तो कंपनी एक कमर्शियल अरेंजमेंट है, कंपनी उसी को मेंबर बनाएगी जो पैसे लेके आएगी। तो होगा ये कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है जो 2 मिलियन से स्टार्ट हो सकता है। तो क्या हुआ, 5 लोग A, B, C, D, E इन्होंने कुछ पैसे जोड़े, 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 80,000, 1,20,000, और इन्होंने 2 मिलियन रुपया जोड़ लिया। और ये 2 मिलियन रुपए उठा के इन्होंने एक बॉक्स में डाल दिए कि ये हमारा शेयर कैपिटल है। 5 बंदे A, B, C, D, E, ये 5 बंदे चाहते हैं कि हमारा खुद का एक इदारा हो और ये मिलके वो इदारा चलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो इस इदारे का ओनर बनने के लिए आपको सिर्फ पैसे चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि B कहे कि मैं तो बड़ा कमाल स्किलफुल पर्सन हूँ, मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं सिर्फ सर्विसेज दूंगा। कंपनी लोग कहेगा नहीं भाई, आपको मेंबर बनने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। अब इन सारे लोगों ने अपने पैसे जोड़े और जस्ट कंपनी को समझने के लिए हम बात करते हैं, उन्होंने एक बॉक्स में इकट्ठे कर दिए 2 मिलियन और इस बॉक्स को कह दिया कि ये एक कंपनी है। अब इस बॉक्स के अंदर कंपनी, और कंपनी के पास कितने पैसे पड़े हुए हैं? 2 मिलियन। इस कंपनी ने बिजनेस करना है। अब ये कंपनी बिजनेस कैसे करेगी? इस कंपनी को कुछ इंतज़ामिया चाहिए, इस कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज़ होने चाहिए और कुछ ऐसे टॉप लेवल पे लोग होने चाहिए जो डिसीजन ले रहे हो इस कंपनी को चलाने का। अब ये जो ओनर्स हैं, इनमें से एक आध बंदा कहता है कि भाई मिस्टर बी कहते हैं कि ठीक है जी, मैं अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दूंगा, कैश तो मैं दे रहा हूँ, मैं उसके अलावा सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरह से मिस्टर डी ने कहा कि भाई मैं भी सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। तो कंपनी ने कहा ठीक है, तुम शेयर होल्डर तो हो हमारे, अब क्योंकि तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो हम तुम्हें क्या करेंगे, हमें 20,000 पर मंथ मिस्टर बी को तनख्वाह दे देंगे और 15,000 पर मंथ हम डी को तनख्वाह दे देंगे। तो अब ये सारे ओनर बनने के लिए इन सबको पैसे चाहिए, लेकिन इनमें से जो कंपनी को चलाना चाहता है वो कंपनी की इंतज़ामिया में चला जाएगा और इंतज़ामिया होने का ओवर एंड अबव ओनर होने के अलावा ओवरऑल बेनिफिट ले लेगा। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता था, कुछ स्किल दे देते थे तो कुछ कैश, उनको स्किल की वजह से शेयर मिल जाता था, उनको कैश की वजह से। यहाँ पे शेयर सिर्फ कैश वालों को मिलेगा, लेकिन अगर इनमें से कोई इंतज़ामिया में घुसेंगे तो उसकी तनख्वाहें उन्हें मिलेंगी और जो एंड पे प्रॉफिट होगा उनकी तनख्वाहें माइनस करने के बाद जो बचेगा वो इनमें डिवाइड होगा। तो हुआ ये कि हमने हिसाब लगाया कि हमारे पास नेट प्रॉफिट आया 7 लाख और फिर हमने इन दोनों बंदों की तनख्वाह 35,000 बनती थी महीने की, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, 4,20,000 आया। हमने कहा 2,80,000 प्रॉफिट आ गया हमें। 2 मिलियन इस बॉक्स में था, इस बॉक्स को चलाने के लिए इंतज़ामिया वाले लोग आए, इन्होंने कुछ वर्किंग की और अब कंपनी के खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट आया 7 लाख, उसमें से इनकी तनख्वाहें माइनस कर दी तो बच कितना गया?
ये 280 इन 5 लोगों का है, ये 280 बचत हुई है इस डब्बे को। और ये डब्बा एक ऐसा बिजनेस है जिसके मालिक कौन है? ये 5। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होना है कि इस 280 सारा का सारा इनको दे देना है या उसमें से थोड़ा सा इस डब्बे के अंदर रख दें ताकि अगली दफ़ा थोड़ा सा और बिजनेस बेहतर जनरेट हो। तो यहाँ पे ये चंद बड़े बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमने इसमें से कितना बांटना है। जो बांटना है वो डिविडेंड कहलाएगा, जो रखेंगे वो रिजर्व्स कहलाएगा। तो हुआ ये कि इस बॉक्स ने इन 280 में से 2 लाख सोचा हम बांटेंगे और 80,000 सोचा कि हम इसमें रिजर्व्स में ऐड कर देंगे। 2 मिलियन का शेयर कैपिटल था, 80,000 और ऐड हो गया, तो अब इक्विटी इज इक्वल टू शेयर कैपिटल 2 मिलियन प्लस 80,000 के रिजर्व, टोटल इक्विटी इज इक्वल टू 2,80,000। ये बात समझ आई? अब ये 2 लाख डिवाइड करना है, किस बेस पे डिवाइड करें? इनमें से जो बड़ा होगा उसे ज़्यादा दे दें, जो छोटा उसे कम पैसे दे दें? नहीं, जो जितना बड़ा हिस्सेदार होगा उसको इतना बड़ा हिस्सा मिल जाए। तो किया ये कि हाँ भाई, इन लोगों ने जितने जितने पैसे दिए हैं, इन्होंने 2 मिलियन रुपए दिए, हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर लिया। हमने कहा ये 2 मिलियन जो हमारा कैपिटल है इसको 10-10 रुपए के हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने 10-10 रुपए के 2 लाख हिस्से बना दिए। हमने कहा इस कंपनी में 2 लाख शेयर्स हैं और हर शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। तो टोटल शेयर कैपिटल हो गया। तो हमने कह दिया भाई ये काम करो मिस्टर ए, तुम 50,000 शेयर्स के मालिक हो। उसको कागज़ पे लिख दिया तुम 50,000 शेयर्स के मालिक हो, तुम 30,000 शेयर्स के मालिक हो, तुम इतने शेयर्स के मालिक हो, इतने शेयर्स के, और टोटल शेयर्स हो गए 2 लाख। अब जिसके पास 50,000 शेयर्स हैं टोटल 2 लाख शेयर्स में से, वो 25% का मालिक है। तो ये जो डिविडेंड हमने दिया इसका 25% दे दिया मिस्टर ए को, इसका 4% दे दिया मिस्टर डी को, इसका 6% दे दिया मिस्टर ई को। ये बात समझ आई? हमने इस तरह से इनमें बांट दिया। तो हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे जोड़ के एक इदारा बनाया, उस इदारे ने अपने पैसों से निज़ाम चलाया। निज़ाम चलाने के खर्चे माइनस करने के बाद जिन्होंने उसे उधार दिया था उनके उस उधार में से भी उनको कुछ रिटर्न किया और कुछ मज़ीद अपने सिस्टम में डाल लिया। आज ये डब्बा 2.08 मिलियन पे है। चलते चलते हो सकता है कुछ अरसे बाद इधर 3 मिलियन पड़ा हुआ हो सकता है कुछ अरसे बाद ये डब्बे के अंदर 5 मिलियन पड़ा और तब तक ये लोग जितना इन्होंने दिया था उससे ज़्यादा तो डिविडेंड की मद में खा चुके हों। तो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 5 अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आए और एक जगह पे एक डब्बे में सारी चीज़ें इकट्ठी करके और एक कंबाइंड बिजनेस शुरू कर दिया। एट एनी गिवन टाइम ये डब्बा अलग है और वो 5 लोग अलग है। ये जो बिज़नेस हो रहा है ये इन 5 का बिज़नेस नहीं कहलाएगा, इस बॉक्स का बिज़नेस कहलाएगा। तो ये जो बॉक्स जो मैं आपको फिजिकली बता रहा हूँ ये असल में एक फिजिकल बॉक्स नहीं है, ये एक वर्चुअल बॉक्स है, ये एक वर्चुअल सेटअप है। ये पैसे एक बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं और वो बैंक अकाउंट एक नाम से खुला हुआ है और वो नाम है इस कंपनी का नाम। तो इन 5 लोगों ने अपनी शख्सियत ख़त्म कर दी और एक नई शख्सियत से एक अकाउंट खुलवा लिया। उस नई शख्सियत का नाम है कंपनी। तो कंपनी किसी फिजिकल चीज़ को नहीं कहते, कंपनी एक लीगल स्टेटस को कहते हैं। कंपनी एक कागज़ पे हुए हुए एक एग्रीमेंट को कहते हैं, एक कागज़ जिसके तहत ये सब इस कंपनी के मालिक हैं। अब कंपनी अपना काम धंधा कर रही है, लोग अपना काम धंधा कर रहे हैं, ये अपने अपने बिजनेस में कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई यहाँ काम कर रहा है, कोई बाहर कहीं काम करके कमा रहा है। और कंपनी और ओनर इतने फ़र्क हैं। पार्टनरशिप में एक बंदा आता था, नई पार्टनरशिप बनानी पड़ जाती थी, एक जाता था, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती थी। ये कंपनी ऐसे है कि कंपनी को परवाही कोई नहीं है कि इन 5 लोगों के साथ क्या हो रहा है, कंपनी तो इस पैसे से खेल रही है। और एंड पे जब डिविडेंड देना होगा ना तो उस वक्त पलट के वहाँ देखेगी कि इस वक्त शेयर्स का मालिक कौन है, कंपनी का मालिक नहीं, कंपनी के शेयर्स का मालिक। तो ये शेयर जिसके हाथ में होंगे वो मालिक बन जाएगा, चाहे वो इन 5 में से हो, चाहे कोई बाद में आने वाला एक बंदा हो जिसने अभी ज्वाइन किया है। तो हुआ ये कि मिस्टर सी के पास 1 लाख शेयर्स थे। मिस्टर सी ने 1 लाख शेयर्स में से 20,000 शेयर उठा के बेच दिए, 80,000 अपने पास रखे। तो 80,000 का डिविडेंड आता रहेगा और जो 20,000 जिसको दिए हैं वो फ़र्ज़ करें मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स आके मेंबर बन गए। अब आगे से मिस्टर एक्स को डिविडेंड मिला करेगा। अब कंपनी जब बनी थी तो सबने हर शेयर की मद में 10-10 रुपया दिया था और कंपनी में 2 मिलियन इकट्ठा था। आज कंपनी है 5 मिलियन पे। तो जब ये मिस्टर एक्स को अपने 20,000 शेयर्स देगा तो क्या 10 रुपये के हिसाब से बेचेगा? इस वक्त तो हर शेयर की मद में वहाँ पे 50 रुपया पड़ा हुआ है और वो तो कंपनी में पड़ा हुआ है। ये शेयर ऐसी कमाल चीज़ है कि हर दफ़ा कमा के भी देता है।
तो अगर एक सियाना आदमी है तो कहेगा मैं 70 का शेयर बेचूंगा। अच्छा, जब उसे 70 की 20,000 शेयर बेचेगा तो क्या वो पैसे कंपनी के डब्बे में जाएंगे? नहीं, वो इसकी जेब में जाएंगे। इसका मतलब है ये शेयर्स के साथ बिजनेस कर रहे हैं और कंपनी अपना कारोबार कर रही है। कंपनी का कारोबार अलग है और इनकी कंपनी से डीलिंग फ़र्क है। कंपनी ने सिर्फ एंड पे देखना है कि मेरे इस वक्त शेयर्स किसके पास हैं, जिनके पास शेयर्स हैं कंपनी ने उसे डिविडेंड दे रहा है। अब अगर एक बंदा नया आ जाए, एक बंदा छोड़ के चला जाए तो कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी ज़िंदा रहेगी। एक कंपनी अगर 50 लोगों ने शुरू की थी 50 साल पहले, तो हो सकता है आज उन 50 में से एक भी कंपनी में मौजूद ना हो और आज पता नहीं कुछ और लोग कंपनी को चला रहे हैं। तो होता ये है कि जब हम बिज़नेस लॉ के बाद कंपनी लॉ को पढ़ते हैं तो फिर हमें बड़ा मुश्किल होता है इसको समझना। तब हमने पार्टनरशिप वाले मोड से हम इस कंपनी वाले मोड की तरफ आ गए। तो फिर ये डब्बा फिजिकल डब्बा नहीं है, ये एक वर्चुअल चीज़ है। तो वर्चुअल चीज़ गवर्नमेंट को भी बताएंगे कि हमने ये सेटअप क्रिएट किया, कुछ कागज़ भरेंगे और वो गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। उन कागज़ों के तहत कंपनी वजूद में आएगी। पार्टनरशिप एक बंद कमरे में बंद कमरे में 4 बंदे साइन करें हो जाती है क्रिएट। कंपनी चोरी छुपे क्रिएट नहीं होती। कंपनी को जाके आप अथॉरिटीज़ में इंदराज कराते हैं कि ये हमारी कंपनी है, ये हमारे हिसाब किताब है, ये हमारे चंद ओनर्स और हम यूँ चलेंगे। तो अब हमारा ये पूरा सिलेबस इस कंपनी के गिर्द घूम रहा है। यानी कंपनी लॉ छोटा होने के पीछे रीज़न ये है कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, ये कंपनी है, ये कंपनी क्या क्या करती है। बिज़नेस लॉ में तो हमारे बहुत सारे मुद्दे चेंज होते रहते थे। अब ये कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे आएंगे, ये कैसे होगा। यहाँ हमने सिर्फ एक कंपनी की कहानी देखनी है तो ये सिंक हुआ हुआ है। आप हर चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको मज़ा आ रहा होता है क्योंकि पिछले चैप्टर से उसका कोई ताल्लुक बन रहा होता है। चैप्टर 1 बताता है ये कंपनियाँ कितनी तरह की होती हैं और इसके बेसिक फीचर्स बताता है। चैप्टर 2 बताता है कि वो कंपनियां वो कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स बना के रजिस्टर होती हैं गवर्नमेंट के अंदर। चैप्टर 3 इन लोगों को, ये जो आगे बढ़ के ये टॉप इंतज़ामिया बन गए जिनको हम डायरेक्टर्स कहेंगे, चैप्टर 3 बताता है ये डायरेक्टर्स कंपनी कैसे चलाएंगे। चैप्टर 4 बताता है कि इन डायरेक्टर्स के साथ कुछ और ऑफिसर्स कौन कौन से हैं। चैप्टर 5 इस शेयर कैपिटल, शेयर सर्टिफिकेट और इसके रूल्स बताता है। चैप्टर 6 बताता है कि इस कंपनी को अगर बाहर से बहुत ज़्यादा पैसे लेने पड़ेंगे तो ये प्रोस्पेक्टस इशू करके अपने, फॉर एग्जांपल आप 5 मिलियन से चल रहे हैं, आपको एक प्रोजेक्ट नज़र आया, वो प्रोजेक्ट है कि अगर 10 मिलियन इकट्ठे आ जाए तो कंपनी 5 गुना प्रॉफिट पे चली जाएगी। अपने बंदों से पूछा हाँ भी तुमने पैसे देने, उन्होंने कहा नहीं, तो शायद ये मार्केट से पैसे मांगे। तो चैप्टर 6 डील करेगा कि आप मार्केट से पैसे कैसे मांग सकते हैं। चैप्टर 7 बताएगा ये कंपनियाँ लोन कैसे लेंगी और लोन के क्या रूल्स होंगे। चैप्टर 8 बताता है इस कंपनी के ये मेंबर्स कब कब मिला करेंगे और ये अपनी मुलाकातों में क्या क्या रूल्स कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। चैप्टर 9 इस डिविडेंड के बारे में बताएगा कि ये डिविडेंड क्या होगा, कब दिया जाएगा, इसके क्या रूल्स हैं। चैप्टर 10 बताएगा ये कंपनियां अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रही होंगी और इन्वेस्टमेंट्स में अपनों के साथ इनका कोई कनेक्शन डायरेक्टर्स या रिलेटेड पर्सन से होगा तो हमने उसकी क्या एहतियात करनी है। चैप्टर 11 इन सारी कंपनियों को डिफरेंट तरह के अकाउंट्स और रिटर्न्स बनाने के बारे में समझाता है। और चैप्टर 12 बताता है ये कंपनियां बंद कैसे होंगी। तो ओवरऑल एक फ्लो है सिलेबस में, एक स्टोरी है कि हमारी एक कंपनी है और उस कंपनी के अलग अलग फेजेस हम पढ़ते जा रहे हैं। इसमें चैप्टर 1 कदरे बोर चैप्टर्स है क्योंकि शुरू में इसमें बहुत सारी कंपनियों की डेफिनेशन देनी होती हैं और डेफिनेशन में आपको होता है लीगल अल्फाज में बहुत एहतियात करनी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी बोरिंग सी लग रही होती है। क्या हमें कंपनी का थीम समझ आया? कंपनी और पार्टनरशिप में एक फ़र्क, पार्टनरशिप को रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है, ये रजिस्टर करानी पड़ेगी। पार्टनरशिप में स्किल वाला बंदा आता है, यहाँ स्किल नहीं, ओनर बनने के लिए पैसा चाहिए। हाँ स्किल है तो आप स्किल के एक्स्ट्रा पैसे ले लो, लेकिन ओनर बनने के लिए पैसा ही देना पड़ेगा। फिर पार्टनरशिप इज कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, मतलब पार्टनरशिप का अपना लीगल वजूद नहीं है, वही 4 बंदों को मिला के पार्टनरशिप कहते हैं, जबकि कंपनी का अलग लीगल वजूद और इन लोगों का, ये कंपनी किसी का नुकसान करेगी, लोग आके इस डब्बे से पैसे मांगेंगे, इन 5 लोगों से पैसे नहीं मांगेंगे। अगर आपके घर PTCL का नेट नहीं चल रहा तो आप PTCL के किसी शेयर होल्डर के पास जाके नहीं कहेंगे कि मेरा नेट नहीं चल रहा, तुम जिम्मेदार हो। आप इदारे के पास जाएंगे। आपका रिजल्ट ICAP में अच्छा नहीं आया तो आप ICAP के किसी मेंबर को पकड़ के नहीं खड़े हो जाएंगे, सर आप ICAP के मेंबर हैं, मेरे साथ क्या हुआ है। मैं कहूँगा जाओ ICAP को पकड़ो। आप कहेंगे मजाक बनाया हुआ है आपने, आप सब लोग ही तो मेंबर हैं। तो मैं कहूँगा हम अलग हैं और ICAP अलग है, वो एक अलग बॉडी है। तो ये 5 अलग लोग हैं और इनका इदारा अलग इंसान है। फिर
फिर इस इदारे की लिमिटेड लायबिलिटी है। ये 5 लोग पार्टनरशिप में होते और 2 मिलियन से काम कर रहे होते और नुकसान कर देते 3 मिलियन का, अगले घर तक पहुंच जाते, इनसे कहते असासे बेचो, मुझे मेरा नुकसान पूरा चाहिए। इधर अगर नुकसान होगा तो वो आगे इस डब्बे को तोड़ देंगे और अंदर से पैसे लेके चले जाएंगे। और अंदर कितने पैसे पड़े? इस डब्बे में जितना, उससे ज़्यादा इसका नुकसान नहीं हो सकता। तो कंपनियों की लिमिटेड लायबिलिटी है। क्या यहाँ तक हमें बेसिक समझ आ रही हैं? अब थोड़ा सा तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ हम कम से कम 2 तो ऑन कर ही सकते हैं। जज़ाकल्लाह। फीचर ऑफ कंपनी, सोल ट्रेडर, कोई भी इंडिविजुअल जो ओन या रन करता है अपना बिजनेस वो सोल ट्रेडर कहलाता है। लॉ उसको सेपरेट पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं करता और ये पर्सनली लायबल होता है डेट्स ऑफ द बिजनेस के लिए। किताब ने जल्दी से एक इंट्रोडक्शन दिया। पार्टनरशिप की अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो अपने बिजनेस को चला रहे होते हैं, और पार्टनरशिप भी पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं होता और पार्टनर्स लायबल होते हैं जॉइंटली एंड सेवरली अपने डेट्स के लिए। बट कंपनी में क्या होता है? कंपनी के कैपिटल को शेयर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इसके मालिक होते हैं। ये एक प्रोसेस से क्रिएट होती है जो कंपनीज एक्ट ने हमें बताया है, और कंपनी एक लीगल पर्सन है अपने ओनर से सेपरेट। इस रूल को कभी कभी हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। डॉक्ट्राइन कहते हैं रूल को, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कॉर्पोरेट कंपनी, और पर्सनैलिटी शख्सियत। तो कंपनी की अपनी एक शख्सियत है, कंपनी अपने ओनर से डिफरेंट है, और कंपनीज को मैनेज कर रहे हैं उसके डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स मेंबर हो भी सकते हैं और मेंबर नहीं भी हो सकते। फिर किताब को लगा नहीं अभी बात नहीं समझ आई, थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन किया ज़्यादा उसमें कि 3 मेन फीचर होते हैं जिससे कंपनियां बाकी बिजनेस से डिफरेंट होती है। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, कंपनी अब और पर्सन्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकती है, कंपनी अपना टैक्स खुद जमा कराती है। तो कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कंपनी पे कोई केस कर सकता है, कंपनी किसी पे केस कर सकती है। तो कंपनी एक अलग इंसान है, और पार्टनरशिप अलग इंसान नहीं होते, उन लोगों को कलेक्टिवली काउंट कर रहे होते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी के ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वहाँ तक। और ओनरशिप की ट्रांसफ़र या परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल कहते हैं बदलता हुआ बार बार, कंटिन्यूस सक्सेशन का मतलब है विरासत। तो कंपनियों में विरासत कंटिन्यूस होती है, कोई भी लीगल पर्सन कंपनी में शेयर्स ओन कर सकता है, इवन कोई और कंपनी हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है। शेयर होल्डर अपने शेयर्स जो हैं वो किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इससे लीगल स्टेटस या लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी नहीं चेंज होगा। अगर कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स भी चले जाएं तो कुछ और लोग शेयर्स खरीद लेंगे, कंपनी जिंदा रहेगी और कंपनी चलती रहेगी। क्लियर? तो ये कंपनी के बारे में उन्होंने कुछ बेसिक्स बताई। तो जो पहला सफ़ा है इसने एक इंट्रोडक्शन सा दिया है ये समझाने के लिए कि क्या है, बहुत ही को मूड में हो तो हो सकता है वो पूछ लें कि ये 2-3 फीचर्स के बारे में बताओ। चैप्टर 1 में दुख ये है कि इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और फिर ये होता है कि भाई इतने सारे कॉन्सेप्ट्स में से आईकैप क्या पूछे, तो आईकैप 80% ऑफ द टाइम वही 3 कॉन्सेप्ट बार बार पूछ रहा है जो मैंने आपको कल भी बताए थे। होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी के कॉन्सेप्ट, और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के रूल्स। तो वो जो एक टेबल शेयर हुआ था, अब चूंकि ग्रुप्स हमारे बन चुके हुए हैं और वो सारी चीज़ें ग्रुप बने हुए थे लेकिन आपसे शेयर नहीं हुए तो अभी मेरे पास एक स्लाइड है जिस पे QR कोड आ रहे होंगे, आप उसको स्कैन करेंगे तो आप ग्रुप में पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा आगे चल के मैं उसके बारे में बताता हूँ, नहीं तो फिर इस वक्त तो ज़रा मार्जिन कम ही है। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा बोरिंग पोर्शन है। अब ना कंपनियों की 2-3 तरह की किस्में बता रहे होंगे तो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी उसको देखें। सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कंपनी किसे कहते हैं। कंपनी उसे कहते हैं जो फॉर्म्ड एंड अंडर रजिस्टर हुई हो इस एक्ट में या कंपनी लॉ में। अभी थोड़े पहले तो हम कंपनी लॉ कह रहे थे कि हम पढ़ रहे हैं, तो ये दिस एक्ट और कंपनी लॉ से क्या फ़र्क है। कंपनी लॉ कंपनियों के सारे कवानीन को कहते हैं। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 पढ़ रहे हैं, इससे पहले थोड़ी सी देर के लिए आया था कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016, उससे पहले 1984 का ऑर्डिनेंस होता था, उससे पहले एक लॉ होता था 1913 का जो फिर 1935 में भी रिवाइज हुआ था, ये रिपील्ड कंपनीज एक्ट कहलाता है। इन चारों को मिला के कंपनी लॉ कहते हैं। लेकिन अगर लॉ कहे ये एक्ट और कंपनी लॉ, यानी कि अगर कंपनी लॉ के लफ्ज़ को इससे अलग बताए तो इसका मतलब है इस कंपनी लॉ में बाकी के 3 हैं। तो कंपनी लॉ कैसे कहते हैं, 4 चीज़ों को, रिपील कंपनीज एक्ट, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड। अनलेस जुमला कुछ और कहना चाह रहा है हम इन चारों को काउंट करेंगे, लेकिन अगर जुमला कह रहा है ये वाला लॉ और कंपनी लॉ तो इसका मतलब वो बाकी 3 को काउंट कर रहा है। तो आसान अल्फाज में इन चारों को रिपील कंपनीज एक्ट,
1984 वाला, 2016 वाला और 2017 वाला कंपनीज एक्ट, ये चारों को मिला के क्या कहते हैं? कंपनी लॉ। सर जब ब्रिटिश ने बरसगीर में हुकूमत की थी तो हम भी उनको भी कंपनी कहा करते थे। जी, ब्रिटिश ने जब बरसगीर में हुकूमत की थी तो हम उनको भी कंपनी कहते थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी होते थे जो उससे पीछे के 1800 सन के लॉ में रजिस्टर हुए थे, और 1913 में भी उन्हीं का ही चल रहा था। वैसे तो 1984 वाला भी उसी को ही कॉपी पेस्ट करके बनाया था। हम उस मुल्क में जहाँ 152 साल पिछला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी तक हम चला रहे हैं, उनके ज़माने के बनाए हुए पुल हम चला रहे हैं। उनसे सवाल करें तो वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लॉ में ऐसा लिखा हुआ है। जी, अगर उनसे कोई सवाल करे तो वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लॉ में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हम देखेंगे। अब कुछ नहीं कर सकते। सी लॉ की एक बड़ी अच्छी बात जो बी लॉ में नहीं है, यहाँ सोचने का मार्जिन ही नहीं है। सर ये ऐसे क्यों है? इसलिए कि ये ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ वो वकीलों वाली बहस ही नहीं है। चार को उन्होंने कह दिया शामिल होंगी तो कह दिया। उधर ये होता था अगर यूं करके सोचें और ऐसे करें तो इसका ये तो मतलब भी निकल सकता है। यहाँ ये सीधा सीधा मतलब है। तो सबसे पहले हमने वो डेफिनेशन देखी जो असूलन पूछी जानी चाहिए ही नहीं, इसमें है ही नहीं वो काम की बात। अब जब ये कंपनी बताते हैं तो उनको एकदम से ख्याल आता है कि फिर एक काम करते हैं बॉडी कॉर्पोरेट भी बता देते हैं। अब ये थोड़ा सा चैप्टर 1 का थोड़ा बोरिंग पोर्शन है। यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट कैसे कहते हैं? किसी भी किस्म की कंपनी को। क्योंकि कंपनी का वर्ड ऑफिशियली क्या डिफाइंड है? कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर इस लॉ या पिछले किसी भी कंपनी लॉ में जो रजिस्टर हुआ कंपनी कहलाएगी। अब अगर इन्होंने लिखना हो कि सारी कंपनियों को चाहिए कि वो टैक्स दें, तो जो बैंकिंग कंपनी है वो हंस रही होगी, क्योंकि उन्होंने कहा सारी कंपनियां टैक्स दें। और कंपनी किसे कहते हैं? जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई है। तो बैंकिंग कंपनी तो इनके लॉ में रजिस्टर ही नहीं हुई फ़र्ज़ करें। तो इंश्योरेंस वाले तो मुल्क से बाहर वाली कंपनियां। तो इन्होंने फिर घबरा के एक बड़ा वर्ड इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा जी अगर हमने सारी कंपनियां बोलनी होंगी तो हम कंपनी नहीं बोलेंगे, हम बॉडी कॉर्पोरेट या कॉरपोरेशन बोलेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन में 3 तरह की कंपनियां आती हैं। वो जो कंपनी लॉ वाली कंपनी हैं सारी, वो जो मुल्क से बाहर रजिस्टर हुई हैं, और वो जो कोई और बॉडी कॉर्पोरेट किसी और लॉ के अंदर जो जिसको हम कंपनी कहते हैं। तो पाकिस्तान की किसी और लॉ वाली कंपनियां, पाकिस्तान से बाहर वाली कंपनियां और पाकिस्तान में मौजूद कंपनी लॉ वाली कंपनियां, ये तीनों मिला के क्या कहलाएंगे? बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। ये समझ आ गया? 2 सेटअप इसमें काउंट नहीं करने। कुछ ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ होती हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट काम कर रही होती हैं और वो अपने किसी कानून में रजिस्टर हो जाती हैं। तो अगर कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इमदाद बाहमी वाली सोसाइटी है जो गरीबों की मदद करते हैं, सोसाइटियों को मैनेज करते हैं, इस तरह की सोसाइटी अगर अपने किसी कानून में रजिस्टर हुई है तो उसको आपने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं काउंट करना। एनजीओ किस तरह होते हैं? जी, जिस तरह से डिफरेंट तरह की एनजीओज होती हैं उसमें अगर वो अपने लॉ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो अपने लॉ में रजिस्टर हुई हों तो हमने काउंट नहीं करना। कंपनी लॉ ने भी एनजीओज को रजिस्टर करने का एक ऑप्शन दिया है, तो हम उनको माइनस कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटियों के कानून में रजिस्टर होने का जो तरीका है, वो जो रजिस्टर हुए उनको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे, और दूसरा उसको नहीं कहेंगे जिसको उन्होंने कहा है कि इसको नहीं कहना। उन्होंने से क्या मुराद है? मिनिस्टर भाई, हमारे बड़े कोई भी और एंटिटी जो कंपनी नहीं है, जिसको रेलिवेंट मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि खबरदार इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना। तो कल को अगर मिनिस्टर फाइनेंस की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाए कि पाकिस्तान में आज से कोई बैंक को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेगा, तो जब उन्होंने कह दिया तो हमने नहीं कहना। अब मैं आज स्टूडेंट हूँ सर, तो ऐसा क्यों है? अब मैं आज टीचर हूँ इसलिए कि इन्होंने कह दिया है। सीलो में ज़िंदगी बड़ी आसान है, इसमें टेंशन लेनी नहीं। जो सीलो पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं ना, उनको जान के खुशी होगी कि इसमें दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं होता। उन्होंने कह दिया, जिसको हम मना कर देंगे तो पूछना नहीं क्यों मना किया, मना हो जाना। ठीक है, जो अपने किसी लॉ में रजिस्टर हुआ, सर उनके कौन से लॉ होते हैं पता नहीं, बताया है नहीं बताया, तो क्या याद रखना है? ये याद रखना है। तो 3 चीज़ें शामिल हैं और 2 चीज़ें शामिल नहीं हैं। तो अभी तक हमने समझा कंपनी किसे कहते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट। अब कंपनियों की डिफरेंट कैटेगरीज चैप्टर हमें समझाना शुरू कर देगा। कंपनियों में एक फॉरेन कंपनी भी होती है, अभी पीछे हमने इसका जिक्र पढ़ा है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। अब पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनियां इनकॉर्पोरेट हुई हैं वो हमारे हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट तो हो गई।
अब इसमें से फॉरेन कंपनी कैसे कहेंगे? जो हुई तो बाहर इनकॉर्पोरेट हो लेकिन पाकिस्तान में डील करती हो। डेफिनेशन क्या है? कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट चाहे वो मुल्क से बाहर रजिस्टर हुई हो, विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस, या पाकिस्तान में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस हो या लाइजोन ऑफिस हो। ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफिस, कम्युनिकेशन ऑफिस वगैरह। वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, चाहे खुद कंपनी बैठी हो या उनका एजेंट बैठा हो, फिजिकली हो या इलेक्ट्रॉनिक हो। तो बाहर की कोई कंपनी का पाकिस्तान में प्लेस ऑफ बिजनेस हो या लाइजोन ऑफिस हो, खुद बैठी हो या एजेंट बैठा हो, फिजिकल बैठे हो या ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हो, और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। फिर सोचा कुछ मिस ना हो गया हो तो उन्होंने कह दिया या कोई ऐसे पाकिस्तान से बिजनेस करता हो जैसे हम बता देंगे। तो कल को अगर वो कुछ भी बता दें कि बाहर बैठी कंपनी, अगर पाकिस्तान में एक बंदा एक ऐप डाउनलोड करता है और उस ऐप के थ्रू वो बिटकॉइन खरीदता है, तो जिस कंपनी के थ्रू उसने ये हरकत की उस कंपनी को हम फॉरेन कंपनी कह देंगे क्योंकि हमने बता दिया। तो इसका मतलब है कि सारी मुल्क से बाहर की कंपनियां नहीं, मुल्क से बाहर की वो कंपनी जो पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं किसी तरीके से, या जगह रखी हुई है यहाँ पे, या कोऑर्डिनेशन ऑफिस है, या फिजिकली बैठे हैं, या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, खुद बिजनेस कर रहे हैं, या एजेंट के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर कोई भी बाहर से पाकिस्तान से बाहर की कंपनी पाकिस्तान में किसी भी तरीके से कनेक्ट हो रही है हमारे लोगों से, तो हम उसको फॉरेन कंपनी कहेंगे। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान की स्पेसिफिक फॉर्म जो पाकिस्तान में बिजनेस किसी ना किसी तरीके से कर रही है। चूंकि कर रही है तो फिर उसको कंपनी लॉ के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको पता है वो कौन से रूल्स हैं? सिलेबस में ही नहीं। तो मुझे इस चीज़ पे शदीद तप है कि भाई क्यों फिर समझा रहे हो ये वाली कंपनी जिसने काम ही नहीं आना। ना बॉडी कॉर्पोरेट के रूल्स हैं आगे हमारे सिलेबस में, ना फॉरेन कंपनी के हैं, लेकिन दोनों की डेफिनेशन ज़रूर है। तो इसलिए इन चैप्टर्स पे रफ्तार थोड़ी सी तेज़ करनी पड़ती है, ऑल्दो मैं फिर भी थोड़ा सा मुनासिब रफ्तार से चल रहा हूँ। मैंने कहा था मैं बीच में रुक के आप लोगों को मौका दिया करूँगा सवालों का, लेकिन आप लोगों ने मेरे रुकने का तो एहतराम कभी भी नहीं किया। बीच बीच में यहाँ से 2-3 आवाज़ें आ ही रही होती थी। तो कोई अभी तक अगर आप सवाल पूछना चाहें कोई रेलेवेंट या सवाल में एक फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में ऐसा कोई चीज़ है जो इलीगल है, अगर बाहर से वो कंपनी पाकिस्तान में फिर भी बिजनेस कर रही है तो क्या वो? अगर पाकिस्तान में एक चीज़ इलीगल है और बाहर की कोई कंपनी पाकिस्तान में ऐसा कर रही है, तो गवर्नमेंट ने ये डेफिनेशन इसलिए बनाई है कि जो बाहर से पाकिस्तान में डील कर रही है हम उसे क्या कहें? फॉरेन कंपनी। तो किसी सेक्शन में लिख देंगे फॉरेन कंपनी ऐसा करेगी तो उसे शराब देंगे हम, ठीक है, उसको हम उस पर लानतें भेजेंगे, उसको हम जो है वो गोली मार देंगे, उसको हम जुर्माना कर देंगे। तो ये डेफिनेशन समझाई इसलिए ताकि बाहर वाली कंपनी पाकिस्तान में पुठा काम करे, हम उस पर कानून तो नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन हम कहेंगे चूंकि तुम पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तानी कंपनी लो तुम पे अप्लाई होगा, तो हम फिर उसे पकड़ सकें। जिन सेक्शंस के थ्रू पकड़ना है वो सिलेबस में नहीं है। अगर एसएमसी है, एसएमसी अभी तक हमने नहीं पढ़ा, हमने अभी पढ़ा ही नहीं है। अगर कोई कंपनी, हाँ ये अच्छा सवाल है, क्योंकि देखें ना मासूम बच्चे हैं, 0% पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। अगर कोई कंपनी है उसके ओनर ने अपने मतलब 80% अपने कंपनी के नाम पे 20% है, तो वो 20% तक कंपनी लाएगा जी। अगर एक साहब हैं एक कंपनी के मालिक और उस कंपनी ने 20% एसेट एक कंपनी ने रखे हुए हैं और 80% उसके अपने नाम पे हैं, तो वो ओनर तो साइड पे कर दें, कंपनी के पास कितना है? 20%। तो कंपनी 20% की मालिक है और कंपनी 20% के लिए लायबल है। सर जी, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां भी कंपनीज के नाम पे क्यों एसेट रखती हैं, वो अपने नाम पे रखा देंगे। कंपनियां कंपनियों के नाम पे मतलब सर जी आप फर्ज करिए SBI है, तो अगर SBI है तो ये अगर कंपनी बन जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाए। तो नहीं सर जी, SBI के नाम ज़्यादा एसेट रखेंगे कि अपने जी? SBI वाले SBI के नाम पे एसेट रखेंगे या अपने नाम पे रखेंगे? जो SBI के नाम पे रखेंगे, कोशिश करेंगे कि SBI के नाम पे रखें। तो सर जी वो भी अगर वो अपने आप नाम पे रखे तो वो भाई मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, SBI की लाइबिलिटी लिमिटेड, तो समझदारी किस में? लिमिटेड लाइबिलिटी पे जो उसके ऊपर होने हैं। ठीक है जी भाई, असल में थोड़े से असल में ये सिंपल चीज़ नहीं है। कंपनी के इतने फ़ायदे हैं कि आपकी सोच है। मैं एक सोल ट्रेडर बन जाऊँ और मैं कहूँ हाँ जी मैंने इतना कमाया, मेरी इनकम काउंट होगी, मैं उस पर टैक्स दूँगा। अच्छा, अगर मैं अपना बिजली का बिल पे करूँगा तो क्या टैक्स वाले मुझे वो बिजली का बिल माइनस करने देंगे?
मैंने कुछ खाने खाए होंगे, माइनस करने देंगे। मैं दूसरे मुल्क घूमने गया होऊंगा, मुझे माइनस करने देंगे। मैंने अपने बेगम को हर महीने पैसे दिए होंगे, माइनस करने देंगे? नहीं करने देंगे। अब मैं अपने आप को चेंज करता हूँ। SBI एक कंपनी है और मैं इस कंपनी में मुलाजिम हूँ और मेरी बेगम भी इस कंपनी में मुलाजिम है। अब कंपनी मुझे जो पैसे दे रही है वो एक्सपेंस है कंपनी का, ठीक है, डिडक्टेबल है, जो अभी तक इनएडमिसिबल था। मैं कंपनी से उतने पैसे लूँ जितने पे टैक्स नहीं पड़ता। मेरी बेगम भी कंपनी से उतने पैसे ले जिस पे टैक्स नहीं पड़ता, तो फिर मैं अपने भाई को भी सैलरी दिलवा दूँ, अपने चाचा का भी नाम डलवा दूँ बीच में। तो मेरे घर के 10 बंदे SBI से सैलरी ले रहे हो और सैलरी ले रहे हो 6 लाख के अंदर, सब एग्जाम्प्ट हो गया और वो सारा खर्चा कंपनी में जेन्युइन हो गया। कंपनी ने अपने एक डायरेक्टर को ऑफिस पहुंचने के लिए उसकी गाड़ी में पेट्रोल डाल के दिया, एक्सपेंस हो गया। कंपनी ने अपने एक दूसरे डायरेक्टर को एक अलाउंस दिया क्योंकि वो डायरेक्टर परेशान रहता था, तो एक डायरेक्टर से कहा तुम दूसरे डायरेक्टर को खाना खिला के आओ, उसे फिल्म दिखा के लेके आओ। एक डायरेक्टर को पैसे दिए कि जो दूसरी डायरेक्टर है, बीवी भी डायरेक्टर है ना, शौहर भी डायरेक्टर है, अब तो मजाक चल रहा है ना, तो वो खाना भी लेजिटमेट हो गया। फिर किसी टाइम पे कंपनी के डायरेक्टर्स परेशान बैठे थे और वो डीमोटिवेट हुए थे, तो कंपनी ने कहा तुम लोग बाहर का चक्कर लगा के आओ। कंपनी ने खर्चा किया। तो भाईजान कंपनी बनाने के बाद तो गेम बहुत ही डिफरेंट हो जाती है। सैलरी पे एक्सपेंस अलाउड नहीं होते, बिजनेस इनकम पे तो एक्सपेंस अलाउड होते हैं। और अगर आप कंपनी बन जाएं तो इंसान और कंपनी अलग अलग है। तो कंपनियां लोग बनाने के लिए बड़ी सारी फनकारी करते हैं। अगर हमारे पास 100 दिन होते तो मैं ज़रूर बहुत ज़्यादा रोशनी डालता, लेकिन उतने दिन नहीं है, तो जल्दी से थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं? चेहरों पे ना कुछ इरादे बन गए कि अच्छा कंपनी बन के तो बड़ा मज़ेदारी होती है। ठीक है, कंपनियों की कैटेगरीज, टाइप ऑफ कंपनीज के हिसाब से हम कंपनियों को 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक ये कि उनकी लायबिलिटी कितनी है और एक ये कि उसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कितनी है। लायबिलिटी कितनी है और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कितनी है। अगर मैं लायबिलिटी के हिसाब से बात करूं तो 3 तरह की कंपनी है: कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर वो है जिसका अभी थोड़े पहले हमने तस्करा किया। वो कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, उसके मेमोरेंडम की हद तक, मेमोरेंडम वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हम कंपनी रजिस्टर कराते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। अजीब सी बात कर दी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अगर मैं पीछे जाके देखूं, ये कंपनी 2 मिलियन के लिए लायबल है, ऐसे ही है। सवाल ये है कि ये लोग कितने के लिए लायबल है। ये पैसे तो डब्बे में डाल के साइड पे बैठे हुए हैं, इनसे जाके कितने इजाफी मांगेंगे अगर कंपनी बंद होगी? कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन इसने कहा था मैं 5 लाख के शेयर्स खरीदूंगा और 4 लाख के खरीदे और लाख का उधार करके बैठा हुआ था। अब 19 लाख इससे मांगेंगे जो इसके पास पड़ा हुआ है और 1 लाख जो इसने उधार किया है। तो अब अगर कोई पूछे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में लायबिलिटी क्या होती है, आप कहेंगे कंपनी की उतनी होती है जितना पेड अप कैपिटल है और मेंबर की उतनी होती है जितनी अनपेड अमाउंट उसके पास पड़ी हुई है। जी, मेंबर बैंकरप्ट हो गया तो इंसॉल्वेंसी के रूल्स के तहत देखा जाएगा। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी की लायबिलिटी शेयर कैपिटल तक और मेंबर्स की लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय। हर बंदे के पास जितने शेयर्स हैं उस हद तक इस कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, जितने शेयर्स के उसने पैसे पूरे नहीं दिए। तो मेंबर की लायबिलिटी, इन 5 मेंबर्स में से 4 की लायबिलिटी 0 थी और 5वें की लायबिलिटी, इसका मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में मेंबर की 0 लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी सिर्फ एक ही सूरत में ड्राइव होगी, अगर अनपेड शेयर्स होंगे। ये बात समझ आई? कुछ लोग और से आने हैं, वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बना देते हैं। वो कहते हैं शेयर कैपिटल के चक्कर में पड़ते ही नहीं। 8-10 लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, कागज़ पे लिख देते हैं, अगर कंपनी पे बुरा वक्त आया हम लोग 1-1 लाख रुपया दे देंगे उस वक्त। तो आज अगर ये पैसे ना भी दें तो कंपनी शुरू हो जाती है
और जब कंपनी बंद होगी या कंपनी पे बुरा टाइम आएगा तो हर बंदे की लायबिलिटी मैक्सिमम कितनी होगी? जो गारंटी। लायबिलिटी ऑफ ओनर इज लिमिटेड टू अमाउंट मेंबर्स गारंटी टू कंट्रीब्यूट इन इवेंट दैट कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन यानी वाइंडिंग अप। अगर कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ चली जाती है तो हर ओनर की कितनी लायबिलिटी होगी, उतने को हम कहेंगे कि वो वहां तक लायबल है। कंपनी मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। इस कंपनी में ज़्यादातर शेयर कैपिटल नहीं होता, लेकिन अगर ये चाहें शेयर कैपिटल ऐड करना तो शेयर कैपिटल भी ऐड कर सकते हैं। अगर कर दिया तो डबल हो जाएगी लायबिलिटी। अगर इसमें शेयर कैपिटल आ गया तो लायबिलिटी शैल ऑल्सो इंक्लूड अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एक बड़ी मज़े की कंपनी है जिसमें लोग एक कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं और वो कंपनी चलती रहती है। अगर कंपनी पे बुरा वक्त आता है तो कंपनी को नहीं पकड़ते, कैसे पकड़ते हैं? मेंबर्स को, और मेंबर अपनी गारंटी अमाउंट देते हैं। कंपनी के पहले एसेट बेचेंगे, अगर कंपनी मजीद नहीं पे कर सकेगी तो जितना गैप है वो मेंबर से पकड़ सकते हैं, लेकिन किस हद तक? जितनी उन्होंने गारंटी की है। तो वो लोग जो चाहते हैं कि हम सारे बराबर हों, वो चाहते हैं कि भाई बस कंपनी की छत हो हमारे पास और हम पहले दिन पैसे ना दें, वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बनाते हैं। जो स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं, जो मुख्तलिफ तरह के ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें हर प्रोफेशनल अपना अपना काम धंधा कर रहा होता है, वो कोशिश करते हैं लिमिटेड बाय गारंटी बनाएं। ये बात समझ आई? ये भी मेमोरेंडम में लिखा होगा, ये भी मेमोरेंडम में लिखा होगा। जी बिल्कुल, हर चीज़ आपने लिखनी तो अपने मेन डॉक्यूमेंट्स में ही है। तो लिमिटेड बाय गारंटी आपने बना लिया। तीसरी ऑप्शन अनलिमिटेड कंपनी। अभी चीख के हम कह रहे थे कि कंपनी का फ़ायदा है लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनियों में लॉ ने एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस की हुई, अनलिमिटेड कंपनी। कोई अपनी खुशी से यहाँ नहीं जाता, लेकिन कंपनी लॉ कुछ जगह फोर्स कर देता है, बाउंड कर देता है कि जो कंपनी इस तहत रजिस्टर होगी वो अनलिमिटेड कंपनी होगी। फॉर एग्जाम्पल CPEC के मुआहदे के अंदर अगर कंपनी रजिस्टर होगी तो गवर्नमेंट उसे कहेगी आप अनलिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो, ताकि आपको डर हो। जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रही होती हैं या जो मुख्तलिफ तरह के गोल्ड या इस तरह की चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रही होती हैं, उनको गवर्नमेंट कहती है आप अनलिमिटेड कंपनी बनो, क्योंकि अगर वो लिमिटेड कंपनी बन गए तो वो तो बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। और जब हम जाके कहेंगे ये क्या किया, वो कहेंगे हम बहुत शर्मिंदा, हम कंपनी बंद कर रहे हैं, ये डब्बे के अंदर 20 लाख पड़े हुए हैं, ये ले जाओ। तो कुछ शोबों में गवर्नमेंट, अगर पाकिस्तान में कोई इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी रजिस्टर होती है तो दे आर बाउंड कि उनको अनलिमिटेड लायबिलिटी के तौर पर रजिस्टर होना है। तो गिनती की 2-3 कंपनियां पूरे पाकिस्तान में मिलती हैं। अनलिमिटेड कोई शौक से नहीं बनाता, मजबूरन बनाने की बात होती है। तो 3 तरह की कंपनियां, लिमिटेड बाय शेयर जिनकी लायबिलिटी शेयर कैपिटल तक है, लिमिटेड बाय गारंटी जिनकी लायबिलिटी गारंटी अमाउंट तक है, और अनलिमिटेड कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी वैसे ही अनलिमिटेड है जैसे पार्टनरशिप्स में होता है। तो ये 3 तरह की कंपनियां हमने पढ़ी हैं। मैं बीच बीच में रुक के आपको सवालों के ऑप्शन भी दूंगा, तो मतलब शायद ये जुमला मैंने 5 दफ़ा रिपीट किया, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, खैर है। ये तीनों तरह की बातें हमने की। अब कंपनियों को एक डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज करते हैं। बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कंपनियों की 2 टाइप्स होती है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक कंपनी दुनिया की सबसे आसान डेफिनेशन है, अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट। आपको याद होगा आपने लॉ में प्राइवेट कंपनी के बारे में ऐसा पढ़ा था, टैक्स के लॉ में, जो पब्लिक नहीं होती, और पब्लिक के बारे में बड़ा कुछ पढ़ा था। तो हम यहाँ कहते हैं कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट नहीं होती। तो फिर अब यहाँ पे रुकना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी क्या होती है। इसको इग्नोर करते हुए यहाँ आते हैं। प्राइवेट कंपनी ऐसी है जिसमें 2-3 रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। कंपनी कम से कम 2 मेंबर के साथ रजिस्टर हो सकती है और उसमें 3 शराइत होंगी जिनको फॉलो करना होगा। नंबर 1, उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50 तक जाएंगे। नंबर 2, वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बगैर पूछे, रिस्ट्रिक्शन होगी। और नंबर 3, वो जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ हमारे शेयर्स सब्सक्राइब करो, हमारे डिबेंचर या इस तरह का रिडीमेबल कैपिटल आओ ख़रीदो। यानी अगर एक कंपनी आपने इस तरह से रजिस्टर की है कि उसके 50 से ऊपर मेंबर्स नहीं जाने चाहिए, उसके मेंबर्स आसानी से अपने शेयर बेच ना सकें। याद है वो जो मिस्टर A-B ने अपने शेयर उठा के मिस्टर X को दे दिए थे, पाबंदी लगी हुई है उस पर। और तीसरा, आप जनरल पब्लिक को बुला ना सकें कि आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। एक ऐसी फंसी हुई कंपनी, ऐसी महदूद कंपनी को हम क्या कहेंगे? क्यों कोई फंसाएगा अपनी कंपनी को इतना? लोग तो चाहेंगे कि वो पब्लिक कंपनी बनाएं जिसमें आज़ादी है। पब्लिक कौन सी है? जो प्राइवेट नहीं होती। इसका मतलब पब्लिक में मेंबर्स भी 50 ऊपर जा सकते हैं, लोग शेयर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नए लोगों को भी बुला सकते हैं। तो लोग प्राइवेट कंपनी क्यों बनाएंगे? वो लोग बनाएंगे जो नहीं चाहते कि कंपनी में हर एरा गैरा आ जाए। एक फैमिली बिजनेस है, 4 बंदे हैं, वो 4 बंदे अगर कंपनी बनाएंगे
तो वो प्राइवेट कंपनी बनाएंगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में फिर बाहर का बंदा भी नहीं एंटर होगा, अपना कोई मेंबर अचानक से छोड़ के भी नहीं जा सकता जब तक बाकी सारे राज़ी ना हो, और जनरल पब्लिक को आप बुलाएंगे भी नहीं। तो उससे क्या होगा, कंपनी हमेशा इन्हीं फैमिली मेंबर्स के दरमियान रहेगी। तो चंद दोस्त मिलके जब कंपनी बनाते हैं वो प्राइवेट कंपनी बनाते हैं। ये कंपनी कल को पब्लिक में शिफ्ट हो सकती है कुछ रूल्स के तहत, और पब्लिक भी प्राइवेट में शिफ्ट हो सकती है कुछ रूल्स के तहत, लेकिन अगर आप शुरू से ही कंपनी को प्राइवेट बनाएंगे तो 50 से ऊपर मेंबर्स नहीं जा सकते, शेयर ट्रांसफ़र होने पे पाबंदी है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन पे पाबंदी है। हाँ, अगर आपके मेंबर्स 50 से बढ़ना शुरू हो जाएं, फॉर एग्जांपल एक फैमिली बिजनेस है और फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स उसमें, और 48 फैमिली मेंबर्स हैं, और ऐसे में जो एक मेंबर था उसके 3 बच्चे भी अब बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, अब 48 तो ऑलरेडी हैं, अब 3 और ऐड हो गए तो 51 हो जाएंगे। तो दिस कैन हैपन कि उन तीनों बच्चों को कंबाइंड शेयर्स दे दिए जाए, जॉइंट शेयर्स। अगर जॉइंट शेयर्स हों कुछ लोगों के पास तो वो एक दफ़ा काउंट होंगे। तो यहाँ एक रूल था, मेंबर्स जॉइंटली होल्डिंग शेयर्स शैल बी काउंटेड एज 1 मेंबर। तो जॉइंट शेयर होल्डर जो काउंट करे होंगे वो 1 मेंबर। प्राइवेट कंपनी की एक एक्सट्रीम फॉर्म है SMC, सिंगल मेंबर कंपनी। एक अकेला बंदा प्राइवेट कंपनी बनाता है और अकेला ही उसके 100% शेयर्स ले लेता है। ऐसी कंपनियों को बाकियों से मुनफरिद करने के लिए SMC प्राइवेट उनके नाम के एंड पे लिखना पड़ता है, ताकि सबको पता लग जाए कि ये एक सोल ट्रेडर टाइप की चीज़ है, लेकिन इसकी लायबिलिटी होगी लिमिटेड। ये प्राइवेट कंपनी की किस्म। तो प्राइवेट कंपनी नॉर्मली 2 या 2 से ज़्यादा की होती है, लेकिन एक स्पेशल किस्म की प्राइवेट कंपनी होती है जिसको हम कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी। एक कंपनी के 100% शेयर्स एक ही इंसान के पास होते हैं। इसकी 2 किस्में देख के फिर मैं आपसे सवाल लेता हूँ। पब्लिक कंपनी 2 तरह की हो सकती है। अगर पब्लिक कंपनी चाहती है कि अवाम धड़ाधड़ उनके शेयर्स खरीदे और मार्केट में जब मर्जी जो मर्जी आके शेयर खरीद ले, वो अपने आप को लिस्ट करवा लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर हो जाते हैं, तो फिर मैं घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन भी इनके शेयर्स खरीद सकता हूँ। और जो स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते हैं वो भी पब्लिक, लेकिन पब्लिक अनलिस्टेड। तो पब्लिक कुछ लिस्टेड होती हैं, कुछ अनलिस्टेड होती हैं। ये चैप्टर शुरू में कंपनियों की बहुत सारी कैटेगरीज बताता है। यहाँ ब्रेक लगा के मैं आप लोगों से 2-3 सवाल लेने की कोशिश करता हूँ। कोई कन्फ्यूजन्स? जी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट कंपनी के लिए है या मेंबर के लिए? मेंबर के लिए। यानी कंपनी तो बेचारी जब वो डब्बा टूटेगा और उसमें से 2 मिलियन निकल जाएगा, उसने तो अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन अभी भी पेट नहीं भरा जिन्होंने पैसे मांगने हैं। तो अनलिमिटेड में असल में फंसेगा मेंबर। ये जितनी भी लिमिटेड लायबिलिटी बताती हैं मेंबर, लिमिटेड बाय शेयर का मतलब है मेंबर की लायबिलिटी है मैक्सिमम जो पैसे शेयर्स के दे चुका है उसकी लायबल। हाँ, अगर उधार किया था तो फंस गया था। अच्छा, गारंटी लिमिटेड में भी असल में लायबिलिटी किसकी थी? मेंबर की, कि कंपनी के एसेट चुकता होने के बाद तुम उस गारंटी अमाउंट तक दोगे। तो अनलिमिटेड में भी कंपनी बिक जाने के बाद भी अगर पैसे बचे होंगे तो मेंबर लायबल होगा। जी, क्या चीज़? अनलिमिटेड कंपनी क्यों कोई बनाएगा? इसलिए कि लॉ ने उसे कहा होगा। अपनी खुशी से कोई नहीं बनाएगा, वरना वो सुकून से सोल ट्रेडर बन के काम करता रहता। वो कंपनी बनाते ही लोग किस लिए हैं? उन्हें लिमिटेड लायबिलिटी मिल जाती है। तो जब लिमिटेड लायबिलिटी मिल जाती है, वही वाली बात जैसे SBI आपने का कंपनी बनाएं, कितना मज़ा है आप लोगों से जनाब हम फीस वगैरह कलेक्ट करें। SBI ये कंपनी हो, कंपनी के शेयर कैपिटल 10 लाख हो, वो पैसे जनाब आपसे लेके हम भाग जाएं और आप कंपनी पे केस कर दें और कंपनी ख़त्म हो जाए और कंपनी 10 लाख रुपए के जुर्माने अदा कर दे। तो कंपनी अक्सर गलत नीयत से भी बनाई जाती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंपनी को क्या नुकसान है? कंपनी को तो कोई नुकसान ही नहीं, हो तो बोल भी नहीं सकती, उसको तो पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। असल तो कहानी उन लोगों के साथ है जिनको वो कंपनी बनानी पड़ी। जो कंपनी अनलिमिटेड बनाएगा फंसेगा वही। तो अनलिमिटेड कंपनी शौक से कोई नहीं बनाएगा, मजबूरन बनाएगा। जी, इधर से कोई सवाल था? जी, क्या SMC में जॉइंट शेयर होल्डर्स हो सकते हैं? नहीं, SMC में ये अलाउड नहीं है। जी, SMC का मेंबर एक ही होगा, डायरेक्टर ज़्यादा हो सकते हैं। कम से कम वो मेंबर डायरेक्टर खुद भी होगा, उसके अलावा वो एडिशनल डायरेक्टर हायर कर सकता है। डायरेक्टर्स पे लिमिट नहीं है। जी, क्या चीज़? अनलिस्टेड कंपनी के क्या हम शेयर्स नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हैं, लेकिन दोस्तों यारों को फ़ोन करके यार तुम्हारे पास शेयर्स पड़े हैं, क्योंकि हमारे पास कोई मार्केट नहीं है जहां जाएं और वो बहुत सारे बायर सेलर आ रहे हो। तो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग पे पाबंदी नहीं है, लेकिन खरीदने वाले को ढूंढना पड़ेगा, बेचने वाले को भी ढूंढना पड़ेगा। लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज नामी मार्केट में जाके आराम से खरीदो फरोख्त कर लेंगे। जी, उधर वो पीछे, सबसे पीछे।
जी, क्या इनमें से कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? ये सारी कंपनियां इन सारी कंपनियों में कन्वर्ट हो सकती हैं। सेक्शन 46 से 50 के दरमियान का पूरा पोर्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। सभी डॉक्टर जी भाई, एक ऊंची आवाज़ में ज़रा और पूछना चाह रहे हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दीजिए, समझ नहीं आई। इन्होंने कहा प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर कुछ ख़त्म कर दें कुछ ना ख़त्म करें, एक काम करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50, राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स एंड ये 3 पॉइंट्स हैं। ये 3 पॉइंट्स तीनों के तीनों फॉलो करना ज़रूरी है प्राइवेट कंपनी के लिए। अगर आपने एक भी फॉलो ना किया तो आप प्राइवेट नहीं रहेंगे, और जो प्राइवेट नहीं होता वो पब्लिक। तो ये तीनों के तीनों रूल्स फॉलो होंगे। यहाँ से सवाल, आपने कहा कि एक मिनट, ये मैंने तो इशारा किया था, मैं आपकी तरफ भी आ जाता हूँ। जी, आपने कहा कि अनलिमिटेड कंपनी बाय फोर्स गवर्नमेंट के थ्रू ही बनती है सर, इस तरह अनलिमिटेड कंपनी मजबूरन गवर्नमेंट के थ्रू ही बनती है। सर जो गवर्नमेंट अनलिमिटेड कंपनी को सब्सिडी वगैरह देती है तो वो क्या उनसे शेयर लेती है या ऐसे ही दे देती है? जी, कंपनी अनलिमिटेड, गवर्नमेंट अनलिमिटेड कंपनी को जब क्या करती है, सब्सिडी वगैरह देती है। सब्सिडीज जब देती है तो फिर क्या होता है, परेशानी क्या है? या सर वो उनसे शेयर वगैरह देती है या वैसे सब्सिडी देती है? नहीं, सब्सिडी का मकसद ये कब होता है? सब्सिडी का मकसद आप किसी को फेवर दे रहे हैं, तो आप कहें जी फेवर देनी है, और बाद में मतलब मैं कहूँ आप लोगों को क्लास मिलेगी और बाद में कहूँ पैसे, तो सब्सिडी है ना, सब्सिडी इज़ अ फेवर। जी भाई कह रहे हैं अगर डॉक्टर्स कंपनी बनाना चाहें तो असूलन उन्हें गारंटी लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए, अगर उनके प्रोफेशन उन्हें मना ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आईकैप के बाय लॉज ने मना किया है, फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट सर्विसेज आप कंपनी नहीं बना सकते। हाँ, फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन या अकाउंटिंग या कुछ और चीज़ों के लिए आप कंपनी बना सकते हैं। तो अब डॉक्टर्स के यहाँ भी पता नहीं उनके प्रोफेशन में कौन कौन सी तरह की कंपनी अलाउड है और कौन कौन सी नहीं अलाउड। तो अगर उनके लॉ ने उन्हें मना नहीं किया तो कंपनी लॉ को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर डॉक्टर्स कंपनी बनाएंगे 5-6 डॉक्टर्स, तो उनको सबसे सूट करती है गारंटी लिमिटेड कंपनी। ना पैसे डालने पड़ेंगे ना कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता होगा कि मैं ये 1-2 लाख रुपए 1-2 लाख के लिए बाउंड हूँ, तो आप बड़े आराम से। तो ज़्यादातर प्रोफेशनल, ज़्यादातर इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन, ज़्यादातर इस तरह के लोग अगर मिलके कंपनी बनाते हैं तो सूट उन्हें गारंटी लिमिटेड कंपनी करती है। लेकिन मैंने हिसाब लगाया है कि आप लोग जो है वो बहुत डूब गए हैं कंपनी के अंदर ना। आप कह रहे हैं कि आप अभी बैठ के बिजनेस आइडिया सोच रहे हैं, लेकिन इस वक्त पेपर करीब है। मतलब वो डूबने वाला टाइम आप गुजार चुके हैं। वो 3.5 महीने वाली क्लास में डूबा जाता है, ये 11 दिन वाली क्लास में इतना नहीं डूबना, थोड़ा सा उभरे, हमने ज़रा सरफेस पे चलना है। जी, एक आखिरी सवाल वहाँ से। जी, एक ही वक्त में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। यस, गारंटी लिमिटेड हैज़ एन ऑप्शन, इट कैन हैव शेयर कैपिटल। इसमें ये फीचर हो सकता है, लेकिन ये वाली कंपनी वो फीचर ऐड नहीं करती। तो इसका मतलब है ये वाली कंपनी में ऑप्शन मौजूद है कि आप इसमें कम्बो बना सकते हैं, आप इस वाले फीचर को भी ऐड कर सकते हैं। और सर एक और क्वेश्चन है, अगर एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है और उसके 50 से अब मेंबर्स हो गए, तो उसको जाकर रजिस्टर करवाना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली? अगर 50 से ऊपर चले गए तो आपने लॉ वायलेट कर दिया। लॉ वायलेट कर दिया तो उसकी आपको सजाएं मिलेंगी। इसकी बाकायदा पेनल्टी होती है, हमारी किताब में नहीं लिखी, पेनल्टी पड़ती है। फिर आपको ज़बरदस्ती वो शिफ्ट करते हैं दूसरे मोड में, प्लस आपसे वो जुर्माना भी लेते हैं कि आपने क्यों रूल्स को फॉलो नहीं किया। नहीं सर, जैसे आपने बोला कि 48 पहले मेंबर्स थे और 3 और उनके बच्चे भी ऐड होना चाह रहे हैं, तो असूलन उन्होंने चौरस्ता बता दिया कि तीनों को इकट्ठे शेयर दे दो तो 49 हो जाएंगे मेंबर्स। अगर वो चौरस्ते को फॉलो नहीं करेंगे और कहीं नहीं हमने तो उनको रजिस्टर करना है, तो आपने अपने आर्टिकल्स, अपने कवानीन की, अपने बायलॉज की खिलाफवर्जी की। जो आर्टिकल तोड़ता है उसके फिर फाइन पेनल्टीज डिफाइंड है। तो गलत कर रहे हैं ना, तो जो गलत करेगा उसे क्या होगा, सज़ा मिलेगी। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे से पूछें सर क्या हम अपने वालिदैन से झूठ बोल सकते हैं? मैं कहूँ नहीं, आप नहीं बोल सकते। आपका मैंने कल बोल के देखा है, बोल नहीं सकते, मतलब गलत है, बुरी बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन गलत है। तो 50 से ऊपर नहीं जा सकते, जा सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन असूलन नहीं जा सकते, गलत होगा, जुर्माना पड़ेगा। यहाँ का एक आखिरी सवाल लेते हैं और आगे चलते हैं। कंपनी इसमें शेयर कैपिटल भी नहीं है, अगर गारंटी लिमिटेड कंपनी और शेयर कैपिटल भी ना हो, ये
ये वाइंडिंग अप पे इसने गारंटी वो देनी है जितनी इसकी बनती वाइंडिंग अप पे उसने गारंटी देनी है, बिल्कुल ठीक है। है। और सर कंपनी काम कैसे करेगी, उसमें वो पैसे देंगे? बड़ा अहम सवाल। इन्होंने कहा अगर एक गारंटी लिमिटेड कंपनी है और उसने वाइंडिंग अप पे ही गारंटी देनी है तो कंपनी के पास पैसे तो हैं ही नहीं, कंपनी चलेगी कैसे? तो ऐसे में मेरे पास एक ऐसे इदारे की एग्जांपल है जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है लेकिन बड़ा तूफानी चल रहा है, हाई कैप। तो जिनका कोई नहीं होता उनके स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट सब्सक्रिप्शंस देते हैं, पेपरों की फ़ी देते हैं, मेंबर सब्सक्रिप्शन देते हैं, कॉलेज की फ़ी देते हैं। मैं बहैसियत मेंबर, बहैसियत RIT का ओनर, बहैसियत HOC, ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, PPE, इन सब के मिला के हमें सालाना 5 लाख से ऊपर देने होते हैं। आप लोग तो 5,000 रुपये पे शोर मचा देते, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ICAP फिर कैसे चल रहा है, शेयर कैपिटल तो नहीं है। तो जो इस तरह के इदारे होते हैं वो क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शंस वगैरह या इस तरह का कोई सेटअप रखते हैं। जी, इन्होंने कहा आपने कोई गारंटी तो नहीं दी हुई। मैंने ये नहीं कहा कि ICAP गारंटी लिमिटेड कंपनी है, सवाल ये नहीं था। सवाल ये था कि जब पैसे नहीं है तो चलता कैसे है। तो मैंने एक ऐसे इदारे की एग्जांपल दी जिसके पास पैसे नहीं है। मैंने तो ICAP को कोई शेयर कैपिटल नहीं दिया हुआ, मैं मेंबर हूँ, ICAP फिर भी चल रहा है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। ICAP क्या है? ICAP नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है। क्या हमारे सिलेबस में नहीं? तो मैंने ऐसा क्यों कहा? क्या मैंने पढ़ाते हुए ICAP के बारे में जिक्र किया? नहीं, मैं पढ़ा रहा था, आपने साइड पे आके मेरे से एक ख़ास सवाल पूछा, मैं साइड पे आके एक ख़ास जवाब दिया। अब उसके बाद आप ICAP में डूब गए कि सर ICAP पे ये रूल तो अप्लाई नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मैंने कब कहा? मैंने कंपनियों की टाइप्स बताते हुए तो ICAP नहीं बताया था। तो होगा आप लोगों के साथ यही, हम सामने वाला लॉ पढ़े होंगे, आप मुझे साइड पे ले जाके कहेंगे सर अगर ऐसे हो तो क्या जवाब? मैं आपको जवाब दे के वापस आ जाऊँगा, लेकिन आप नहीं वापस आएंगे, आना है वापस। ICAP इनमें से किसी भी किस्म की कंपनी नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा गया था, सवाल ये पूछा गया था कि अगर एक कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होता तो वो चलती कैसे है। तो मैंने समझाने के लिए आपको एक ऐसे इदारे की एग्जांपल दे दी जिससे आपको समझ आ जाए कि ज़रूरी नहीं कि मेंबर पैसे दें तो इदारा चले, इदारा कई दफ़ा कुछ और लोगों से भी पैसे लेके चल सकता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ अमाउंट दे दे और कुछ की गारंटी दे दे? जी, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ अमाउंट दे और कुछ की गारंटी दे दे? जी बिल्कुल, मैंने एक मिक्स कंपनी बता दी है यहाँ पे, इसमें ऐसा हो सकता है। वापस इधर चलते हैं और इसके लिए अब हमें लेवल 2 पे भी जाना पड़ेगा। सेंटर वाला नहीं बंद हो रहा, ऊपर ये होल्डिंग सब्सिडरी। इस चैप्टर में ICAP को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस चैप्टर में ICAP को 3 कॉन्सेप्ट पसंद है, प्राइवेट पब्लिक की कैटेगरीज, होल्डिंग सब्सिडरी के रूल्स और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। अब वक्त का मैं मुकाबला सकता है, अब मैं इस टॉपिक के एंड पे थोड़ा सा मौका और फिर आज के लेक्चर के एंड पे थोड़ा सा और ज़्यादा मौका दे दूंगा सवालों का। क्रैश कोर्स में हरगिज़ ये मोड नहीं होता कि हम मतलब आप लोग अब 3.5 महीने तक अगर पैसे पूरे नहीं कर सके जहाँ जहाँ आपने फ़ीस दी थी, तो अब 11 दिन में पैसे पूरे करने की कोशिश ना करें, आप इस वक्त रिवाइज़ करने की कोशिश करें। आपके अपने अपने जज्बात हैं, अपने अपने सवाल हैं, मुझे किसी सवाल पर कोई मसला नहीं है, मुझे आप सब डेली मेल कर दें, कोई मसला नहीं है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं घर जाने से पहले रात 3 बजे, 4 बजे, 4:30, जिस वक्त भी मैं इंशाल्लाह, अगर आपका सवाल मेरे पास आया और मैं बहुत बुरी तरह से नहीं फंसा हुआ तो मैं उसको रिप्लाई कर दूं। लेकिन क्लास के में कोशिश ये करें कि इस क्लास का जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो हमने सिलेबस कवर करना है। तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि आप लोगों ने डे 1 से बिल्कुल नहीं पढ़ा, मुझे सवालों से साफ नज़र आ रहा है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो बाकी लोग जो बेचारे रिवाइज़ करना चाह रहे हैं वो भी परेशान होते रहें आपकी वजह से। तो कोशिश करें अच्छे सवाल ज़रूर पूछें, लेकिन बाकी सवाल लिख लें और मुझे ईमेल पे एक करके कह दें ये सवाल, मैं वॉइस में आपको जवाब दे दूंगा, लिख के जवाब दे दूंगा हर तरह से। लेकिन कोशिश ये करें कि क्लास का मोड चलने दें। तो कल से मैं ये करूँगा कि 20 मिनट पढ़ाने के बाद रुक के आपसे कहूँगा हाँ भाई अभी तक जो पढ़ा उस पर कोई सवाल, फिर हमको 20 मिनट पढ़ लेंगे, फिर सवाल, फिर को 20 मिनट पढ़ लेंगे। वरना तो ये होगा कि मैं चल रहा हूँ, आप बीच में टोकते रहेंगे, ऐसा फिर आप सवाल पूछेंगे, उस सवाल का जवाब दूंगा तो एक और उस सवाल से आगे शुरू करेगा, फिर एक तीसरा वहाँ से चौथे सवाल से जाएगा और एक 5वां कहेगा सर वो जो आप बता रहे हैं किताब में है ही नहीं। तो मैं कहूँगा मैं तो वहाँ था ही नहीं, आप लोग ही मुझे घुमा के लेके गए थे। तो वापस इधर आते हैं, होल्डिंग सब्सिडरी। कंपनियों में, इंसानों में तो पता होता है ये वालिदैन है, ये औलाद है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। कंपनियां तो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं। तो अगर हमने कंपनियों में ये हिसाब लगाना हो कि बड़ी कंपनी कौन सी है और छोटी कंपनी कौन सी है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो दूसरे को कंट्रोल कर रही है,
तो जो कंपनी किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर सकती है तो उस बड़ी कंपनी को हम कहेंगे होल्डिंग कंपनी, उसने होल्ड किया हुआ दूसरी कंपनी को। और जो मातहत कंपनी है, नीचे कंपनी, उसे हम कहेंगे सब्सिडरी। तो कंपनियों में कॉन्सेप्ट होता है होल्डिंग और सब्सिडरी का। आप टैक्स में भी हल्का फुल्का इसके बारे में पढ़ते हैं। लॉ के मुताबिक किसी कंपनी को सब्सिडरी बनाने के 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, आप उस कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद लें, चाहे डायरेक्ट खरीद लें चाहे इनडायरेक्ट खरीद लें। हमारी कंपनी किसी और कंपनी की अगर आधे से ज़्यादा शेयर्स की मालिक बन जाए खरीद के, तो दूसरी कंपनी हमारी सब्सिडरी बन जाएगी। एक तरीका, अभी छोटे लेवल पे हम बात कर रहे हैं। दूसरा तरीका, अगर एक कंपनी के पास कानूनन ये इख्तियार आ जाए कि दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का इख्तियार हासिल कर ले, तो ये होल्डिंग बन जाएगी। हो सकता है इस कंपनी ने उसे लोन दिया हो 2 करोड़ का, और उस गरीब बेचारी कंपनी का शेयर कैपिटल 10 लाख का। अब 10 लाख वाली कंपनी को अगर आप लोन देंगे और वो भाग गई, तो आपका तो नुकसान है। तो हबीब बैंक ने अगर किसी को 2 करोड़ का लोन दिया और शेयर कैपिटल 10 लाख है, तो हबीब बैंक कहेगा अच्छा तुम्हारे 7 में से 4 मेरे डायरेक्टर्स होंगे, ताकि मैं देखता रहूँ कि तुम लोग कंपनी गलत ना चलाओ। तो हबीब बैंक को इख्तियार मिल गया उस कंपनी के डायरेक्टर्स में से आधे से ज़्यादा अपॉइंट करने का। तो हम कहेंगे कि हबीब बैंक चला रहा है उस कंपनी को, होल्ड कर रहा है उस कंपनी को। होल्डिंग वो है जो कंट्रोल कर रहा है, सब्सिडरी वो है जो मातहत है कंट्रोल हो रही है। तो एक ऑप्शन है कि आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद लें जिन पे वोटिंग पावर हो। एक तरीका ये है कि आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर आ जाए। एक तीसरा तरीका है, आपकी सब्सिडरी के अंदर जो सब्सिडरी आ रही है वो भी ऑटोमेटिकली आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। तो अगर आपने कंपनी के शेयर्स भी नहीं खरीदे और उसके डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर भी नहीं आई, आपने ढूंढा उसकी होल्डिंग कौन सी है और गए और उस होल्डिंग को अपनी सब्सिडरी बना लिया, तो आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरी आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी भी, वैसे पहले कि आप सवाल पूछें, आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी ही कहलाएगी। ये लेयर्स कहलाती हैं, होल्डिंग की सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी। ये आखिरी वाली कंपनी भी पहली वाली कंपनी की भी सब्सिडरी है, इसकी भी सब्सिडरी है, इसकी भी सब्सिडरी है, इसकी भी सब्सिडरी है। ये लेयर्स होती हैं। आपके नीचे आपकी जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी आपकी सब्सिडरीज हैं। लेयर का मतलब आपके नीचे सब्सिडरीज का कितना जाल बिछा हुआ है। नीचे की सब्सिडरीज, उससे नीचे की सब्सिडरीज, उससे नीचे की सब्सिडरी। एक कंपनी एक वक्त में कितनी लेयर्स रख सकती है लौने का हम बता देंगे, और उसके बाद खुद भूल गए कि उन्होंने लिखा था हम बता देंगे। तो हमारे सिलेबस में बताया कुछ नहीं है, लेकिन ये उन्होंने कह दिया है कि आप उतनी सब्सिडरीज रख सकते हैं लेयर्स जितनी हम बता देंगे। अब पहले पॉइंट की तरफ मैं ज़रा दोबारा वापस आऊँगा। अगर एक कंपनी ने दूसरे के आधे से ज़्यादा शेयर्स डायरेक्टली या ये इनडायरेक्टली में लेयर्स भी आ जाती हैं। मैंने खरीदे कंपनी के 10%, अपनी सब्सिडरी से कहा तुम खरीदो 20%, और उसकी सब्सिडरी से कहा तुम खरीदो 25%। 10 मैंने खरीदे हुए, 20 इसने खरीदे हुए, 25 इसने खरीदे हैं। 10 + 20 + 25 कितने हो गए? वो वाली कंपनी में मेरी सब्सिडरी बन जाएगी। हालांकि मेरे अपने पास कितने, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाला रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बड़े अरसे से लोगों से कह रहा होता था कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली के रूल को देख लें, आईकेप कभी भी सवाल पूछ लेगा, और आईकेप हमेशा यहाँ से रट्टे का सवाल पूछता था। एक अटेम्प्ट में आईकेप बहुत ही जोश में आ गया, उसने एक बड़ा सा टेबल ही नहीं दे दिया, 5 कंपनियों की 5 कंपनियों में शेयर होल्डिंग बता दी, और कहा सर बताओ इनमें से कौन कौन किसकी होल्डिंग सब्सिडरी है। तो अभी जब आप लोगों को पास पेपर की वीडियो मिलेगी तो वो वीडियो ही अलग से मिलेगी। वो सवाल ऐसा है कि उसकी मैंने वीडियो ही अलग बनाई है। बाकी सारे सवाल जितनी देर में कवर हो रहे हैं वो एक अकेला सवाल उतनी देर में डिस्कस होता है। तो होल्डिंग सब्सिडरी, किसी कंपनी को सब्सिडरी बनाने के 3 तरीके समझ आए। आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर हासिल कर ली, या सब्सिडरी की सब्सिडरी। तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी बांकी है, लेकिन बात ईजी सी है। होल्डिंग कंपनी कैसे कहते हैं, बड़ी आउट क्लास डेफिनेशन है। अ कंपनी विच इज अनदर कंपनी इज होल्डिंग कंपनी इफ बट ओनली इफ दैट अदर कंपनी इज इट्स सब्सिडरी।
किसी कंपनी को दूसरे की होल्डिंग सिर्फ तभी कहा जा सकता है जब वो दूसरी कंपनी पहले वाली की सब्सिडरी है। तो ये भी बकवास डेफिनेशन है, क्रॉस किया। सब्सिडरी किसी भी होल्डिंग कंपनी के हिसाब से वो कंपनी जिसमें आप कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड को कंट्रोल करते हैं, और कंपोजिशन ऑफ बोर्ड नॉर्मली कैसे कंट्रोल होती है, जब आप मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकें, या आप एक्सरसाइज या कंट्रोल करें मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग सिक्योरिटी ईदर बाय इटसेल्फ और थ्रू टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स। अगर एक कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर खुद खरीदें या अपनी सब्सिडरी कंपनीज के थ्रू खरीदें। फिर किताब में लेयर का कॉन्सेप्ट भी है कि लेयर कहते हैं कंपनी के नीचे की सब्सिडरी और उसके नीचे की सब्सिडरीज। जब हम सब्सिडरी की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है होली ओन्ड सब्सिडरी का। अगर एक कंपनी के 100% शेयर्स दूसरी कंपनी खरीद ले तो जो नीचे वाली कंपनी है वो क्या बन जाएगी, होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाएगी। इससे पहले कि आप परेशान हो गए तो एसएमसी बन गया, मैं चैप्टर 10 में आके इस वाले की एक एक्सेप्शन बताऊंगा। तो चैप्टर 10 से पहले इस पर परेशान नहीं होना कि सारे शेयर्स खरीदने से ये तो एक ही मालिक बन जाएगा, वहाँ पे इसका एक्सक्लूशन भी है। क्या ये बात समझ आई? यहाँ पे अगर कुछ छोटे मोटे सवाल हैं, चूँकि हम फिर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट पढ़ के और आज की डिस्कशन ख़त्म करते हैं, ताकि आज ऑलरेडी देर से स्टार्ट हुआ है और फिर आप लोग जो है वो फिर परेशान ना हो, या घर वालों को आप बता के आए हुए हो तो घर वाले कहें बच्चा पढ़ना शुरू हो गया है। जी होल्डिंग सब्सिडरी में कोई सवाल? जी वोटिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज़ कई तरह की होती हैं। आप डिबेंचर भी खरीदते हैं कंपनियों के, प्रेफरेंस शेयर्स भी खरीदते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स भी। तो ज़्यादातर ऑर्डिनरी शेयर्स में ना वोटिंग पावर होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप खरीदते तो हैं दूसरी कंपनी के, लेकिन आपको वोटिंग पावर नहीं मिलती। तो अगर एक कंपनी ने दूसरी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हुए हैं तो उसके पास वोटिंग पावर नहीं आई। तो हम कह रहे हैं कि जो वो वाले शेयर्स जिनमें वोटिंग पावर होती है ना, वो अगर आधे से ज़्यादा खरीदे तो फिर वो सब्सिडरी बनेगी। जी 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 एक दफ़ा 1 2 3 कर दीजिएगा ज़रा। जी जी इन्होंने कहा कि जो क्रेडिटर डायरेक्टर अपॉइंट करता है वो तो उससे इजाफी होता है। क्रेडिटर के डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का जैसे मैंने यहाँ रूल बताया, तो मैं बता रहा हूँ कि हबीब बैंक ने अगर आधे से ज़्यादा अपॉइंट कर लिए डायरेक्टर्स तो वो तो टोटल बोर्ड कितना है 7 का, और आधे से ज़्यादा किसके हैं, हबीब बैंक के। तो हबीब बैंक क्या बन गया, होल्डिंग बन गया। अब ये डिबेट ही अलग है कि हबीब बैंक के क्रेडिटर को हम कानून की नज़र में किस किस्म का, हबीब बैंक के डायरेक्टर को कानून की नज़र में कौन सा डायरेक्टर काउंट करेंगे, लेकिन वो डायरेक्टर तो है। जी होल्डिंग सब्सिडरी पे कोई सर, अगर किसी कंपनी के जो डायरेक्टर अगर वो अपनी सब्सिडरीज के थ्रू उसके अंदर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, जी अगर एक कंपनी के डायरेक्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट की वजह से कहीं पे डायरेक्टर अपॉइंट कर सकें तो कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं। हम होल्डिंग उस कंपनी को कहते हैं जो कंपनी दूसरी कंपनी पे मेजॉरिटी अपॉइंट कर सके। कंपनी अलग शख्सियत है, उसके डायरेक्टर अलग लोग हैं। अगर एक कंपनी के 3 डायरेक्टर्स ने 80% शेयर्स खरीदे हुए किसी कंपनी के, तो वो 3 ने अपनी इंसानी कैपेसिटी में खरीदे हुए हैं, कंपनी ने नहीं खरीदे हुए। तो कंपनी की कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है। लास्ट सवाल होल्डिंग सब्सिडरी का, फिर हम नॉट फॉर प्रॉफिट की तरफ आते हैं। 3 कंपनी है ए, बी और सी। ठीक है, ए की सब्सिडरी है बी और बी की सब्सिडरी है सी। ठीक है। के पास बी के शेयर वगैरह है 51% जो है ना उसके पास वोटिंग पावर। ए के पास किसकी, बी की। ए ने बी के 51% शेयर्स खरीदे हुए हैं, स्टेप 1। आगे और जो सी है उसने ए के 51%। सी ने ए के, तो एक काम करते हैं तरतीब सीधी कर लेते हैं, बंदे आपके ज़रा थोड़े से आगे पीछे हो रहे हैं। सी सबसे ऊपर है, उसने 51% नहीं, आपने ए से कहानी स्टार्ट की, फिर बाद में एक सी का जिक्र किया, तो फिर मुझे तरतीब सीधी करने देना। सी ने 51% ए के खरीदे हुए हैं और ए ने 51% बी के खरीदे हुए हैं। और बी सी की सब जो सी है वो बी की सब्सिडरी इन्होंने इस, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे समझ आ रहा है कि टाइम ज़्यादा हो गया, आप लोग परेशान होना शुरू हो गए। तो वो उन्हें सब्सिडरी की, सब्सिडरी से होल्डिंग के शेयर्स खरीदवा दिए। पहली बात ये है कि सब्सिडरी वो करती है जो होल्डिंग कहती है। होल्डिंग उसे ये नहीं कहेगी कि तुम मेरे शेयर्स खरीद लो, और होल्डिंग के शेयर होल्डिंग के पास है ही नहीं, वो कहाँ पड़े हुए हैं, मार्केट में। और मार्केट में वो शेयर्स किसकी इजाज़त से खरीदेगी, होल्डिंग की इजाज़त से। तो होल्डिंग उसे इजाज़त नहीं देगी। फ़र्ज़ करें अगर आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, परेशान नहीं होना, सेक्शन 87 सब सेक्शन 3 ने मना किया हुआ है, वो जाके पढ़ लें। एक्सप्रेसली मना किया हुआ, हमारे सिलेबस में नहीं है। जी सर, एक सब्सिडरी की 2 होल्डिंग हो सकती है? एक सब्सिडरी की 2 होल्डिंग हो सकती है, 100% हो सकती है। मैंने तो यहाँ एक सब्सिडरी की 4-5 होल्डिंग बना दी थी।
तो एक कंपनी की काफ़ी होल्डिंग्स हो सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। डायरेक्टर्स वाले रूल से जो होल्डिंग होगा वो डायरेक्टर के बोर्ड को कंट्रोल करेगा, और जो मेंबर्स के रूल से होल्डिंग होगी वो मेंबर्स के डिसीजन को वो करेगी। आगे चलते हैं, फाइनली हम आगे जाने का वक्त आ गया। अब हम इस टॉपिक के एंड पे सवाल पूछेंगे, तब जब बाकी लोग निकल रहे होंगे तो सवाल भी साथ साथ ले लेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही परेशानी है कि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो जाए। जी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। कंपनी लॉ ने हमें एक ख़ास नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे को रजिस्टर करने की ऑप्शन दे दी है। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे दो में से किसी एक जगह रजिस्टर हो सकते हैं, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 या इस तरह से कोई ट्रस्ट एक्ट वगैरह के अलग अलग कवानीन होते हैं उनके, नहीं तो दूसरी ऑप्शन ये है कि वो कहते हैं जी हमने कंपनी बनना है। क्यों भला? एक इदारा आया, उसने कहा जी हम भूखों को खाना खिलाते हैं, हमें डोनेशन दो। आपने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा जी हम अब्दुल गयूर फाउंडेशन है। आप कहेंगे कि इसके पास रजिस्टर हो? उन्होंने कहा हमने आपस में बैठ के कागज़ पे लिखा है, हम बड़े अच्छे लोग हैं, भूखों को खाना खिलाएंगे, डोनेशन दो। आप कहेंगे मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं है, एससीसीपी के पास रजिस्टर हो, क्या है तुम्हारी हैसियत? हाँ, लेकिन अगर कोई आके कहेगा हम एससीसीपी के अंदर रजिस्टर हैं और हमने एससीसीपी से लाइसेंस लिया हुआ है, अब आपको इनको डोनेशन देते हुए ज़रा फिर भी बेहतर फील होगा। अच्छा, ये अब्दुल गयूर फाउंडेशन वाले बड़े नेक नियति से इदारा चला रहे हैं, और कल को ये हुआ कि उन्होंने कहीं पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उनसे नुकसान हो गया, और नुकसान उनके कैपिटल से ज़्यादा का हो गया, तो अब्दुल गयूर फाउंडेशन तो अनलिमिटेड लायबल थी बेचारी, तो उन्हें तो सवाब की नीयत से इदारा खोला था, उनको तो बेचारों को लायबिलिटी देनी पड़ गई। तो उस दिन उन्हें बड़ा दुख हुआ, उन्होंने सोचा कि काश हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बना लेते। तो कंपनी लॉ ने कहा कि ठीक है, अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा हो और आप अपने आप को कंपनी लॉ के अंडर लेके आना चाहते हो, तो हमारे पास एक सेक्शन है आपके लिए, सेक्शन 42। ये वाहिद सेक्शन है जो हमारे सिलेबस में सेक्शन के नंबर से बताया जाता है। आईके पेपर में सेक्शन नंबर के हिसाब से सवाल नहीं पूछता, लेकिन पिछले 25 साल में आईके अपने एक दफ़ा एक सेक्शन नंबर के साथ पूछा है, वो सेक्शन 42 है। ये सेक्शन 42 वाली कंपनियां कहलाती हैं, ये काफ़ी मशहूर कंपनी हैं। तो सेक्शन 42 ने ये इजाज़त दी है कि अगर एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा चाहता है कि कंपनी लॉ की छतरी के अंडर आ जाए, तो नंबर 1 उसे एससीसीपी के पास जाना पड़ेगा। ये क्या चीज़ होती है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में और पाकिस्तान भर में इनके जोनल ऑफिस वगैरह भी हैं। सिलेबस में इसका भी इंट्रोडक्शन है, लेकिन वक्त थोड़ा सा कम है। एससीसीपी कहता है तुम 4 रूल्स फॉलो करो, हम तुम्हें रजिस्टर कर लेंगे। पहला रूल, एक ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट डिफाइन की हुई है कि इसमें से किसी को फॉलो करोगे तो रजिस्टर करेंगे। 12 के करीब ऑब्जेक्ट्स बताए हुए हैं, उन्होंने कहा इन 12 में से किसी एक को फॉलो कर लो तो हम तुम्हें रजिस्टर कर लेंगे। फिर दूसरा रूल, उन्होंने कहा मेंबर्स पे पाबंदी लगा दो, खबरदार आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनियों में तो डिविडेंड मिला करते हैं। तो उन्होंने कहा आप कंपनी तो हो, लेकिन वो कंपनी नहीं हो जो डिविडेंड देती है, तो पाबंदी होगी डिविडेंड देने पे। तीसरा रूल, आप अपने प्रॉफिट या सरप्लस अपने मेंबर्स में नहीं बांटेंगे, तो कहाँ बांटेंगे? अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगाएंगे। अगर आपके पास कोई सरप्लस हुआ, जैसे अब आईकेप है, आईकेप फंस गया बेचारा इस रूल के बाद। आईकेप के भी बायलॉज में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास, अगेन आईकेप ये इदारा नहीं है, लेकिन आईकेप के भी अपने बायलॉज में लिखा है कि अगर आपके पास सरप्लस होगा तो आप उसको सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आईकेप का मेंबर हूँ, आईकेप का 1.5 बिलियन का रिजर्व है और मैं मेंबर हूँ। सोचें, कनेक्शन सोचें, 10,000 मेंबर्स, 1.5 बिलियन रिजर्व, डिविडेंड, पैसे नोटू, लेकिन नहीं, वो डिविडेंड नहीं देंगे, वो हमेशा अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन पे लगाएंगे। अब आई क्या समझ नहीं आती, वो कहते हैं 1.5 बिलियन है, वो उसमें से पैसे खर्चते हैं अलग अलग गली मोहल्ले शहर शहर जा के लोगों को कहते हैं कि जी सीए ये है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके वापस आते हैं, तो पीछे बच्चों की कतार आ रही होती है। वो जिन को बता के आए होते हैं वो जज्बाती होकर सीए करने आ जाते हैं, तो वो रिजर्व माइनस होने के बजाय मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाता है। तो खैर पिछले दिनों जब वो प्रेसिडेंट कनेक्ट वाला था तो एक चीज़ पे वो काफ़ी हद तक कन्विंस हुए हैं, क्योंकि वो एक बड़ी जोशीली तकरीर के बाद मैंने ये कहा, उन्होंने कहा जी हम रिजर्व सही बस अपने मकासद पे लगा सकते हैं। मैं कहा आप अगर फ़ीस थोड़ी कम रखें तो रिजर्व इतना ना बिल्ड हो। उन्होंने कहा जी रिजर्व इसलिए चाहिए कि किसी भी कंटिजेंसी को मीट करें, मुश्किल टाइम में गवर्नमेंट ने हमें पैसे ही नहीं दे रहे, आईकेप अपने पैसे खुद अपने खर्चे खुद चलाता है, गवर्नमेंट से बजट नहीं लेता। तो उन्होंने कहा जी हमने इसलिए इसको इस तरह है। मैंने कहा फिर कम से कम बच्चों पे खर्चा करें, उन्होंने कहा कर रहे हैं, इतनी लाइब्रेरी
तरह से मैं कहा लाहौर में हज़ारों बच्चे अगर आके पेपर दे रहे हैं और आपकी लाइब्रेरी की कैपेसिटी 300-250 है, 70 है, ज़्यादा हो गया। IKF की 70 है, हम इधर 4-5 कैपेसिटी के बाद भी आपसे गालियाँ सुन रहे होते हैं। खैर, तो उस पे जो चीज़ उन्होंने वादा की, उन्होंने कहा कि जी इस साल यानी कि कुछ थोड़ा आगे तक ये डबल होगी और तकरीबन अगला जब साल स्टार्ट होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली वो कहते हैं कि हम 1000 तक इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे जल्दी से जल्दी वो हो जाए ताकि हमारी लाइब्रेरी से लोग उठ के जो है ना असल इदारे की तरफ जिसको पैसे दिए हैं वहाँ जाके बैठना शुरू हो जाएं। तो बहरहाल ये है कि ये प्रॉब्लम है। आप अपने सरप्लस कहाँ लगाएंगे? प्रमोशन में लगाएंगे। चौथा, पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं आएंगे। NGOs का, बहुत सारी NGOs का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान में लोगों को गुमराह करना है, अलग अलग क्लासेस को ये साबित करना है कि तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, तुम इस गलत मुल्क में रह रहे हो, इस मुल्क में तुम्हें जीने का हक ही कोई नहीं। तो ये इदारे कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं आएंगे। जल्दी से इसकी इंग्लिश देख लेते हैं क्योंकि इसमें छोटी छोटी सी और बातें हैं। ये इदारे बनेंगे कौन से ऑब्जेक्ट्स के लिए? कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, फलाना फलाना फलाना। रेगुलर क्लास में हम इसका जिक्र करते हैं भी, किताब की सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास होगी। तो CSS रिसर्च एक निमोनिक बनता है जिसमें ये सारे कवर हो जाते हैं। 11 ऑब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद 12वें को देखते हैं तो दिल ख़राब होता है। जब एनी यूजफुल ऑब्जेक्ट अलाउ करना था तो 11 क्यों बताए? कह देते एनी यूजफुल ऑब्जेक्ट के लिए रजिस्टर हो जाओ। तो या इन 11 में से कोई, या ये पहली कंडीशन। दूसरा, अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन पे लगाएंगे प्रॉफिट। तीसरा, डिविडेंड अपने मेंबर्स को नहीं देंगे। चौथा, इसके ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ नहीं हैं और किसी भी टाइम पे नहीं आएंगे अगेंस्ट लॉ, पब्लिक ऑर्डर वगैरह वगैरह ऑफ द पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं आएंगे। अगर इन कवानीन को फॉलो करेंगे तो फिर क्या होगा? SCCP इनको एक लाइसेंस दे देगा और जो SCCP रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगा ये उसको फॉलो करेंगे। ये एसोसिएशन सारी प्रिविलेजेस एंजॉय करेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी को सारी ऑब्लिगेशन होंगी। सिर्फ वो जो एंड पे लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड, इस तरह के अल्फाज लगाने होते हैं कंपनियों ने, इस इदारे को उन्होंने कहा है कि आप ये नहीं लगाएंगे क्योंकि लिमिटेड से फील आती है एक कमर्शियल कंपनी की। अगर आप लिमिटेड नहीं लगाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि लोग आपको एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे की तरह कंसिडर करना शुरू हो जाएंगे। ये लाइसेंस कभी भी रिवोक कर सकता है SCCP आपको एक नोटिस देगा कि जी आपने कुछ गलत किया है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और अगर आप साबित ना कर सके तो फिर रजिस्ट्रार आपके एंडिंग वर्ड्स भी ऐड कर देगा और आपका लाइसेंस कैंसिल कर देगा। सवाल ये है कि वो लाइसेंस कैंसिल क्यों कर सकता है? तो एक रट्टे वाली लिस्ट है। अगर आपने इनमें से कोई गिरी हुई हरकत की है तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इनकी रीज़न क्या है वो एक अलग चक्कर है, लेकिन हमने इसे याद करना है। अगर आपने सेक्शन या कनेक्टेड रेगुलेशन को फॉलो ना किया, कंपनी के अफेयर्स गलत तरीके से चल रहे हैं, कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस को फॉलो नहीं कर रही, कंपनी ने 2 लगातार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जमा नहीं कराई रजिस्ट्रार को, कंपनी पाकिस्तान के अगेंस्ट आ गई, कंपनी के मेंबर्स 3 से नीचे चले गए, या कंपनी बनाई गई है अनलॉफुल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए, कंपनी रन या मैनेज हो रही है उन लोगों से जो अकाउंट्स गलत बना रहे हैं, वो लोग जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, वो लोग जो कि मेमोरेंडम या आर्टिकल, ये 2 डॉक्यूमेंट है जिसके तहत कंपनी बनती है, उसको फॉलो नहीं कर रहे, ये कंपनी पिछले 1 साल से काम नहीं कर रही, या उनको मुनासिब लगता है कि इस कंपनी को बंद हो जाना चाहिए, इट इज़ जस्ट एन इक्विटेबल के लाइसेंस शुड बी रिवोक्ड। वो लाइसेंस रिवोक कर देंगे, कर दिया लाइसेंस रिवोक। अब क्या होगा? अब एक सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ होगी। सबसे पहले तो आपको रोक देंगे, वो कहेंगे अब आपने काम धंधा बंद कर देना है। फिर वो आपसे कहेंगे अपने नाम के साथ लिमिटेड जो लफ्ज़ माइनस हुआ था वो ऐड कर दें। फिर वो कहेंगे अब आपने डोनेशंस नहीं लेनी। फिर वो आपसे कहेंगे कि आप अपने सारे एसेट्स उठाएं और अपने जैसे किसी और इदारे को ट्रांसफ़र कर दें जो आइडियली उसी लाइसेंस को फॉलो कर रहा हो जो आपके पास भी है। जब आप उसे फॉलो करें तो थोड़ा सा खर्चा पानी रख लेना है। आपने कहा अरे क्यों? खुश हो गए कि शायद हमें मिलने वाला है। उन्होंने कहा इसलिए कि तुम अपनी कंपनी को सही से वाइंड अप कर सको। खर्चा रख लेना है किसी और इदारे को ट्रांसफ़र करके, फिर आपने बता देना है रजिस्ट्रार को कि हम लोगों ने ये सारा काम कर लिया। रजिस्ट्रार कहेगा वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, अब एक काम करो अपने इदारे को बंद करने के प्रोसेस की तरफ आ जाओ। तो फिर 2 ऑप्शन है। अगर आपके सारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ बिल्कुल क्लीन है तो आप उनको एप्लीकेशन दे देंगे कि हमारा नाम रजिस्टर में से माइनस कर दें। इसको हम कहते हैं स्ट्राइकिंग ऑफ नेम। मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार फॉर स्ट्राइकिंग द नेम ऑफ द रजिस्टर।
दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके अभी भी कुछ एसेट्स लायबिलिटीज़ पड़े हुए हैं और जिनके भी हिसाब किताब होने हैं, कोई लीगल केसेस या इस तरह से, तो फिर आप क्या करेंगे, आप वॉलंटरी वाइंडिंग अप के प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे कि हम अपनी कंपनी को खुद बंद करेंगे। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप है, कंपनी एक्टिविटीज़ रोक देगी, सिवाय पैसे रिकवर करने के वो रिकवर करेंगे, डोनेशंस बंद कर देंगे, नेट एसेट सेक्शन 42 वाली किसी और कंपनी को दे देंगे, कुछ रीजनेबल खर्चे रोक लेंगे वाइंडिंग अप वगैरह के लिए। ट्रांसफर्स के बाद मेंबर या ऑफिसर पहली कंपनी के अगले 5 साल तक अगली वाली कंपनी में नहीं जा सकते। ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद बोर्ड ने 15 दिन के अंदर एक रिपोर्ट देनी है और फिर जब वो ओके कर देंगे तो 30 दिनों के अंदर अंदर आपने इसको फॉलो करना है। तो 90 दिन में पहला वाला काम होगा, फिर 15 दिन में अगला वाला काम होगा और फिर 30 दिन में तीसरा वाला काम होगा। तो सीलों में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ कितने दिन में होनी है। तो अगर आप गौर से देखें तो है तो तकरीबन 1.5-2 सफ़े का टॉपिक, लेकिन वो लिस्ट भी याद करने वाली है कि लाइसेंस क्यों रिवोक होगा, ये प्रोसेस भी याद करने वाला है और इससे पीछे वो जो 11-12 कंडीशंस थी वो भी याद करने वाली हैं। तो ऐसे में इस चैप्टर में जो 3 लाजमी लिखने वाले टॉपिक्स हैं वो प्राइवेट पब्लिक कंपनी की शराइत, होल्डिंग सब्सिडी की शराइत और ये वाला पूरा टॉपिक अपने तमाम चीज़ों समेत। तो अभी हमने इसमें SECP रजिस्ट्रार का हल्का सा इंट्रोडक्शन है वो नहीं किया, और जो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड बातें हैं वो मैंने कल के लिए छोड़ी हैं क्योंकि वो कल के चैप्टर के साथ ज़्यादा कनेक्ट करती हैं। अब SOP जहन में रखना है, आगे वाले बंदों ने अभी रुके रहना है, पहले खवातीन एक दफ़ा निकल जाएं, उसके बाद फिर बाकी अगर पीछे वाले भी इंतज़ार कर सकें और खवातीन को निकलने दें हार्डली 2 मिनट लगेंगे। ये QR कोड कल एक तो टेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला, यानी कि टेस्ट वो हम इस पर गूगल पे डालेंगे। चलिए बात सुन लें, ये QR कोड आप स्कैन करेंगे तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएंगे, इन 2 में से किसी एक में आप पहुंच जाएं। उसकी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप की ग्रुप डिस्क्रिप्शन में 2 गूगल ड्राइव्स के लिंक हैं। एक गूगल ड्राइव में मेरी किताब की सारी सॉफ्ट कॉपी पड़ी हुई है और एक गूगल ड्राइव में हम डेली जो स्लाइड्स पढ़ रहे होंगे, जो टेस्ट हो रहा होगा, जो सॉल्यूशन होंगे और मेरी ये जो पास पेपर्स की वीडियोस होंगी चैप्टर बाय चैप्टर, वो हम वहाँ गूगल ड्राइव में साथ साथ डालते चले जाएंगे। जी टेस्ट जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो सुबह 9 से शाम 5 तक या क्लास से पीछे तक, ऊपर जो बॉयज़ का रूम है टेस्टिंग का वहाँ जा सकते हैं, जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स के टेस्टिंग रूम में जा सकती हैं, जो कंपनी लॉ में किसी ना किसी हवाले से रजिस्टर था, और जो अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट्स भी हैं कम से कम वो गूगल ड्राइव में टेस्ट देख के उसको अपने तरीके से सॉल्व करके और अगले दिन सोल्यूशन से अपने आप को ज़रूर कंपेयर कर सकते हैं। डन, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।